देखिए, यहाँ पे आपको ये 19 है डिफोर डी आर का आपको निबंध है पार्ट 19 होगा। इसमें देखिए आपको राष्ट्रवाद एक मिथ्या चेतना या राष्ट्र प्रेम की स्वाभाविक अभिव्यक्ति है। देखिए यहाँ पर ये देखिए हालांकि राष्ट्रवाद की कोई एक सार्वभौमिक परिभाषा नहीं दी जा सकती, लेकिन अगर सार रूप में कहा जाए तो राष्ट्रवाद लेकिन अगर सार रूप में कहा जाए तो राष्ट्रवाद उस सामूहिक आस्था का नाम है जहाँ लोग स्वयं को एक साझा इतिहास, परंपरा, जातीयता, संस्कृति एवं भाषा इत्यादि के आधार पर एक मानते। इस प्रकार निर्मित यह एक होने की भावना अन्य सभी कारकों से अधिक प्रभावशाली होती है और यहाँ तक कि राष्ट्र की निष्ठा अन्य सभी अस्मिताओं पर हावी हो जाती है। देखिए, भारत मेरे सम्मान का सबसे महान शब्द जहाँ कहीं प्रयोग किया जाए बाकी सभी शब्द अर्थहीन हो जाते हैं। वस्तुतः देखिए यहाँ पर वस्तुतः एक भौगोलिक क्षेत्र के अंदर निवास करने वाले समुदायों में कई स्तरों पर भिन्नता थी, जैसे धार्मिक, वर्गीय, भाषाएं इत्यादि। लेकिन विभिन्न आधारों पर निर्मित हुई एक होने की भावना राष्ट्रीयता की पहचान को अन्य सभी पहचानों पर आरोपित कर देती है। अधिकांश विचारकों ने राष्ट्रवाद का विश्लेषण राजनीतिक आर्थिक परिप्रेक्ष्य में किया है। देखिए, वस्तुतः एक भौगोलिक क्षेत्र के अंदर निवास करने वाले समुदायों में कई स्तरों पर भिन्नता होती है, जैसे धार्मिक, वर्गीय, भाषा इत्यादि। लेकिन विभिन्न आधारों पर निर्मित हुई एक होने की भावना राष्ट्रीयता की पहचान को अन्य सभी पहचानों पर आरोपित कर देती है। अधिकांश विचारकों ने राष्ट्रवाद का विश्लेषण राजनीतिक आर्थिक परिप्रेक्ष्य में किया। अर्नेस्ट गेलनर का मानना है कि राष्ट्रवाद मूलतः एक राजनीतिक सिद्धांत है जो राजनीतिक एवं राष्ट्रीय एकता को सुसंगत बनाए रखता है। जबकि राष्ट्रवाद से उत्पन्न हुई एक आधुनिक निर्मिति है। यहाँ गेलनर एक तरह से राष्ट्र के गढ़े जाने की ओर संकेत कर रहे हैं, अर्थात राष्ट्र एक स्वाभाविक प्रक्रिया के परिणाम नहीं है, बल्कि तत्कालीन आर्थिक राजनीतिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए इस तरह के समूहीकरण की अवधारणा रची गई है। उसके अनुसार औद्योगिक क्रांति के बाद भिन्न जगहों से आए कामगार शहरों में आकर बसने लगे, जिनके बीच अनेक स्तरों पर असमानताएं थी। देखिए, पूंजीवाद के विकास के आवश्यक था कि उत्पादन प्रक्रिया अधिक सुचारू रूप से संचालित हो। तो यह तभी हो सकता है जब कामगारों में परस्पर भिन्नता कम से कम होता, वे एक विशेष परिणाम से उत्पादन प्रक्रिया में भाग ले। भिन्नता को समाप्त करने के लिए एक साझा इतिहास से सारी संस्कृति तथा समान भाषा की रचना की गई। इस साझेपन ने कामगारों को राष्ट्र हित में अधिक उत्पादन करने की प्रेरणा दी। देखिए, राष्ट्रवाद के संदर्भ में लगभग इसी तरह की व्याख्या मार्क्सवादी विद्वानों द्वारा की जाती है। उनके अनुसार राष्ट्रवाद विचार पूंजीवादी व्यवस्था को आगे बढ़ाता है। इसी संदर्भ मार्क्स ने दुनिया के मजदूरों एक हो का नारा देते हुए कहा कि मजदूरों का कोई राष्ट्र नहीं होता, उनकी समस्याएं हर जगह एक जैसी होती है। अगर मार्क्सवादी मान्यता को निष्कर्ष रूप में कहें तो इसके अनुसार राष्ट्रवाद प्रभुत्वशाली वर्गों को एकजुट करके राजनीतिक समुदाय की एक भ्रामक अनुभूति पैदा करता है, जिससे वर्गीय हित के ऊपर राष्ट्रीय अस्मिता हावी हो जाती है। इस प्रकार राष्ट्र के नाम पर पूंजीपति वर्ग श्रमिकों का शोषण करते हैं। हालांकि यह राष्ट्रवाद की एकमात्र परिभाषा नहीं है। इस विचार को एकीकरण की एक स्वाभाविक प्रक्रिया के तहत भी देखा जाता है। परिस्थिति विचारक बेनेडिक्ट एंडरसन ने राष्ट्रवाद के संबंध में कल्पित समुदाय इमेजिन कम्युनिटी की अवधारणा का प्रतिपादन किया। एंडरसन ने राष्ट्र को राजनीतिक विचारधारा के रूप में समझने के बजाय सांस्कृतिक व्यवस्थाओं के संदर्भ में समझने की बात कही। एंडरसन ने राष्ट्रवाद को चर्च के प्रभुत्व के कम होने, सामंती व्यवस्था के कमजोर होने तथा समय की अवधारणा में आए बदलाव के संदर्भ में विश्लेषित करने का प्रयास किया। एंडरसन इस प्रकार निर्मित सांस्कृतिक चेतना के एक राष्ट्र में तब्दील होने के रूप में मुद्रण पूंजीवाद, प्रिंट कैपिटलिज्म की पहचान की। मुद्रण प्रौद्योगिकी के विकास के साथ ही बाइबिल समेत तमाम ग्रंथ देसी भाषाओं में छपने लगे। इसके चलते वैचारिक एकीकरण को प्रोत्साहन मिला और राष्ट्रीय चेतना का विकास आरंभ हो गया। एंडरसन का मानना है कि राष्ट्रवाद एक ऐसा विचार है जिसके आधार पर वैसे लोग जो एक दूसरे से कभी मिले भी नहीं, एक प्रकार का संबंध जोड़ लेते हैं। देखिए, यहाँ पे राष्ट्रवाद उपयुक्त वैचारिक विश्लेषण से राष्ट्रवाद उपयुक्त वैचारिक
विश्लेषण से यह तो स्पष्ट ही हो जाता है कि राष्ट्रवाद का विचार एक तरह से सामुदायिक पहचान का घोतक है, किंतु अब प्रश्न यह है कि ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में यह सामुदायिकता की भावना विकसित कैसे हुई। संक्षेप में कहे तो पुनर्जागरण और धर्म सुधार आंदोलन के बाद अर्थात 16वीं और 17वीं सदी के बाद ही सही अर्थों में आधुनिक राज का उद्भव हुआ। राज का स्वरूप देखिए, राज का यह स्वरूप अपने पूर्ववर्ती राज्यों से इस अर्थ में भिन्न था कि जहाँ पर राज की प्रभुसत्ता में क्षैतिज रूप से चर्च की और लंबवत रूप से सामंतों की हिस्सेदारी होती थी, वहीं व्यापारिक क्रांति और धर्म सुधार आंदोलन ने क्रमशः सामंतों और चर्चों की प्रभुसत्ता में भागीदारी से वंचित कर दिया। अब सत्ता केवल एक राजा के अधीन केंद्रीकृत और अविभाजित थी। हालांकि देखिए यहाँ पर क्या, हालांकि अब तक वह व्यापारिक मध्यम वर्ग भी सशक्त होकर उभर चुका था, जिसने व्यापारिक क्रांति और धर्म सुधार आंदोलन का संचालन किया था। इस वर्ग का अपने अधिकारों के प्रजातंत्र का इस वर्ग का देखिए यहाँ पर क्या, इस वर्ग का अपने अधिकारों के प्रजातंत्र अब इस वर्ग का अपने अधिकारों के लिए राजतंत्र पर पर्याप्त दबाव था। इसलिए आगे राष्ट्रवाद की दिशा और उसका स्वरूप क्या होगा, इसका निर्धारण यही वर्ग करने वाला था। देखिए यह वही दौर था जब राजतंत्र और संसद के बीच स्पष्ट मतभेद उभर कर सामने आया, जिसकी अभिव्यक्ति 1688 की इंग्लैंड की गौरवपूर्ण क्रांति के माध्यम से हुई, जिसके परिणामस्वरूप एक निरंकुश राजतंत्र के स्थान पर संवैधानिक राजतंत्र की स्थापना हुई। फिर भी राष्ट्रवाद की प्रथम स्पष्ट अभिव्यक्ति 1789 में फ्रांसीसी क्रांति के साथ ही मानी जा सकती है। इस क्रांति जो राजनीतिक और संवैधानिक बदलाव हुए उनसे प्रभुसत्ता राजतंत्र के हाथों से निकलकर नागरिकों के समूह में हस्तांतरित हो गए। लेकिन क्रांति में उद्घोषित स्वतंत्रता, समानता और भारतीय जैसे ऐसे विचार थे जिन्होंने फ्रांसीसी लोगों में व्यापक एकता की भावना का प्रसार किया और एक समान इच्छा और एक संकल्प लेकर वे महान कार्य करने की दिशा में अग्रसर हुए। आगे नेपोलियन के काल में प्रजातंत्र के विचार को तो नुकसान पहुंचा, किंतु राष्ट्रवाद की भावना को और भी अधिक बल मिला। हालांकि इसके बाद 1815 की वियना कांग्रेस ने पुराने यूरोपीय राजवंशों को पुनः स्थापित कर राष्ट्रवाद की भावना को दबाने की भरपूर कोशिश की, लेकिन यहाँ देखिए क्या कि लेकिन अब यूरोप ऐसे दौर में प्रवेश कर चुका था जहाँ से उसे वापस क्रांति से पहले वाली अवस्था लौटना किसी के लिए संभव न था। अब यूरोप क्रांतियों के एक ऐसे दौर में प्रवेश कर चुका था जिसकी अंतिम अभिव्यक्ति जर्मनी और इटली के एकीकरण के रूप में होने वाली थी। इस प्रकार को 1871 में हुए इटली और जर्मनी के एकीकरण का आधार समान पहचान और सारे उद्देश्यों की पूर्ति थी। राष्ट्रवाद की समान अवधारणा से इधर देखें तो भारत एवं पश्चिम के राष्ट्र संबंधी विचारों में कुछ मौलिक अंतर है। ये अंतर दोनों जगहों की ऐतिहासिक प्रक्रिया में व्याप्त स्वरूपता भिन्नता के कारण उत्पन्न हुए हैं। राष्ट्र के संबंध में भारत और पश्चिम के विचारों में सबसे मौलिक अंतर यह है कि अपने विकास क्रम देखिए यहाँ पर क्या, अपने विकास क्रम के दौरान पश्चिम की राष्ट्र संबंधी अवधारणा एक समान भाषा, यहाँ देखिए एक समान भाषा, न धर्म, नस्ल इत्यादि के आधार पर विकसित हुई, जबकि एक राष्ट्र के रूप में भारत अपनी विविध भाषाओं, अनेक धर्मों देखिए यहाँ पर क्या, अनेक धर्म और भिन्न जातीयताओं का एक समुच्चय है। अर्थात भारत ने राष्ट्र की अपनी एक विशिष्ट अवधारणा विकसित की, जिसमें बहुजातीयता, धर्मनिरपेक्षता और सहिष्णुता जैसे मूल सहज ही भारतीय राष्ट्रवाद के अंग बन गए। देखिए यहाँ पर क्या है कि इसी मूलभूत अंतर की वजह से ही पश्चिमी विचारक भारत को एक राष्ट्र के रूप में संशय से देखते हैं। ब्रिटिश इतिहासकार जॉन एस्ट्रेसी ने तो यहाँ तक कहा कि पंजाब और बंगाल की तुलना में स्पेन और स्कॉटलैंड अधिक निकट है। दरअसल एकीकृत राष्ट्र की जो छवि वेस्टफेलिया की संधि, ब्रिटिश एवं फ्रांसीसी प्रभुत्व की स्थापना और बिस्मार्क द्वारा निर्मित जर्मनी के राष्ट्र जैसे कारकों से निर्मित होती है, वह भारतीय राष्ट्र की अवधारणा के बिल्कुल विपरीत है। फिर यूरोपीय राजनीतिक व्यवस्था में हमेशा से यह कोशिश की गई कि राष्ट्र के निर्माण इसी एकीकृत राष्ट्र की संकल्पना के आधार पर प्रथम विश्व युद्ध के बाद जब राज्यों का सीमा निर्धारण हो रहा था, तो इस बात का ध्यान रखा जा रहा था कि एकीकृत राष्ट्र को आधार बनाकर ही सीमांकन हो, किंतु फिर भी पूर्वी यूरोप में बनाए गए राष्ट्र अपने स्वरूप में बहुभाषी और बहुनस्ली रह ही गए। सबसे बढ़कर साम्यवादी सोवियत संघ के विघटन में भी राष्ट्रवाद एक बड़ा कारण रहा। फलस्वरूप कई नए राष्ट्र अस्तित्व में आ गए। राष्ट्र बनने की प्रक्रिया अभी भी चल रही है। इन्हीं अनुभवों की वजह से कुछ सिद्धांत का भारत के एक राष्ट्र के रूप में बने रहने पर संदेह व्यक्त करते हैं। उसका मानना है कि अनेक राष्ट्रीयताओं के समुच्चय वाला भारत एक दिन अनेक राज्यों में विखंडित हो जाएगा। देखिए दरअसल ऐसे विद्वानों का यह संदेश भारतीय राष्ट्र के विशिष्ट स्वरूप को स्वीकार न कर पाने के कारण
भारतीय राष्ट्र के संदर्भ में फ्रांसीसी दार्शनिक अर्नेस्ट रेनन का विचार अधिक सुसंगत है। रेनन ने अपने निबंध राष्ट्र क्या है, क्वेस्ट ए क्वेन नेशन में इस बात की आलोचना की कि राष्ट्र समान भाषा नस्ल धर्म या क्षेत्र से बनता है। रेनन के अनुसार लंबे प्रयासों, त्याग और निष्ठा का चरम बिंदु राष्ट्र होता है। राष्ट्र को परिभाषित करते हुए रेनन ने कहा कि अतीत में समान गौरव का होना, वर्तमान में एक समान इच्छा संकल्प का होना, साथ मिलकर काम करना और आगे भी ऐसे काम करते रहने की इच्छा रखना एक जनसमूह होने की आवश्यक शर्त है। एक जनसमूह होने की आवश्यकता है। देखिए रेनन के शब्दों में हम देखिए रेनन के राष्ट्र के संदर्भ में विचार को सार रूप में कहे तो वे किसी एक भाषा, नस्ल, धर्म के आधिपत्य पर आधारित राष्ट्र की बजाय सबकी सहमति समेत राष्ट्र को वैधता प्रदान करते हैं। भारत का राष्ट्र भी अपने आदर्श रूप में इसी मूल्य के निकट है। हाँ, यह प्रश्न अवश्य विचारणीय है कि ये अपने आदर्श से कितनी साम रखता है। देखिए यद्यपि राष्ट्र एक प्रकार के सामूहिकरण पर बल देता था, लोगों को एक समान अस्मिता प्रदान करने की कोशिश करता है, किंतु यह विचार उस समय अशांति कारण भी बन जाता है जब कोई समूह अपनी पृथक पहचान के आधार पर एक निश्चित भूगोल प्राप्त करना चाहता है, या फिर राष्ट्रवाद के विभिन्न तत्वों यथा इतिहास, धर्म, नस्ल, भाषा कुछ परिस्थितियों में अर्थ में से किसी आधार पर कोई समूह उग्र हो जाता है। गौरतलब है कि अब तक हुए दोनों विश्वयुद्धों में राष्ट्रवाद की बड़ी भूमिका थी। इसी संदर्भ में रवींद्रनाथ टैगोर ने राष्ट्रवाद की आलोचना की थी। उनका मानना था कि अपने प्राकृतिक रूप में मानव समाज सह अस्तित्व की भावना स्पिरिट ऑफ सिम्बायोटिक एग्जिस्टेंस प्रभावित होता है, लेकिन राष्ट्र को चाहे मानव समाज को विभिन्न समूहों में बांटकर परस्पर प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देता है। इसी आलोक में उन्होंने राष्ट्र के विचार का विरोध करते हुए यहाँ तक कह दिया कि मैं इस राष्ट्र या उस राष्ट्र के खिलाफ नहीं हूँ, बल्कि राष्ट्र के विचार के ही खिलाफ हूँ। मैं इस राष्ट्र या उस राष्ट्र के खिलाफ नहीं हूँ, बल्कि राष्ट्र के विचार के ही खिलाफ हूँ। एक देखिए राष्ट्रवाद पर दूसरा आक्षेप लगता है कि देखिए राष्ट्रवाद का देखिए यहाँ पर क्या यहाँ जो खास बात कहा गया, देखिए यहाँ पर इसमें हम देखिए एक यहाँ पर अच्छा हम कोटेशन इसे बना सकते हैं कि मैं पुरुष या महिला का विरोधी नहीं हूँ, लेकिन मैं हमेशा उस गंदी सोच का विरोधी हूँ और विरोधी रहूँगा। मैं पुरुष का या महिला का विरोधी नहीं हूँ, मैं लिंग विरोधी नहीं हूँ, मैं हमेशा से गंदी सोच का विरोधी हूँ और हमेशा से गंदी सोच का विरोधी रहूँगा और अच्छे सोच का और हर संभव अच्छे सोच का सपोर्ट या समर्थन करता रहूँगा। ठीक है, अब आगे यहाँ पर जो कहा उसको देखने का प्रयास यहाँ पर कीजिए। ये तो एक तरह से आपको बना डायरेक्ट था तो बोल दिया। देखिए राष्ट्रवाद पर दूसरा आक्षेप यह लगता है कि राष्ट्रवाद पर दूसरा आक्षेप यह लगता है कि समरूपीकरण को प्रोत्साहन देकर बहुत संस्कृतिवाद के मूल पर चोट करता है। दरअसल जब राष्ट्र की अवधारणा समान नस्ल, भाषा इत्यादि पर टिकी होती है तब अपने उग्र रूप में ये वो अपने से भिन्न पहचान वालों के साथ हिंसक व्यवहार तक को उचित ठहराती है। उदाहरण के लिए हिटलर ने आर्य नस्ल की श्रेष्ठता स्थापित करने के लाखों की संख्या में यहूदियों की हत्या करवा दी। इसके अतिरिक्त जैसा कि एरिक हॉब्सबॉम कहते हैं कि राष्ट्रवाद ऊपर से आरोपित किया गया विचार है, इसके चलते अन्य पृथक स्वर दब जाते हैं। देखिए अब यहाँ देखिए क्या कि मार्क्सवादी आलोचक राष्ट्रवाद पर आरोप लगाते हैं कि पूंजीवाद को बढ़ावा देने वाली अवधारणा है। देखिए यह व्यक्तिगत पहचान के ऊपर राष्ट्रीय पहचान को और वर्गीय हित के ऊपर राष्ट्रीय हित को आरोपित करते हैं। अतः पूंजीवादी वर्ग अपने हित को राष्ट्रीय हित के ऊपर में पूंजीपति वर्ग अपने हित को राष्ट्रीय हित के रूप में प्रस्तुत करता है। देखिए जिसमें बहुसंख्यक हित की उपेक्षा होती है। इसी संदर्भ में रघुवीर साय ने लिखा है, राष्ट्रगीत में भला कौन वह भारत भाग विधाता है, फटा सुतना पहने जिसका गुण हर जना गाता है। राष्ट्रगीत में भला कौन वह भारत भाग विधाता है, फटा सुतना पहने जिसका गुण हर जन गाता है। अब आपको यहाँ पर आगे देखिए क्या कि नारीवादी विचारक राष्ट्रवाद को स्त्री विमुक्ति की राम अवरोध की तरह देखते हैं। नारीवादी विचारक भी राष्ट्रवाद को स्त्री विमुक्ति की राह में अवरोध की तरह देखते हैं। उनका मानना है कि राष्ट्रवाद को जिस पुरुष पराक्रम के साथ जोड़ा जाता है वहाँ राष्ट्र को भी स्त्री की तरह ही असुरक्षित माना जाता है
और उसकी रक्षा का भार पुरुषों पर होता है। इस प्रकार इस विचार में महिलाओं का स्थान गौण हो जाता है। साथ ही नारीवादी चिंतकों का यह भी मानना है कि राष्ट्र को एक स्वाभाविक निर्मिति के रूप में स्थापित करने के लिए परिवार के रूपक का इस्तेमाल किया गया। इस प्रकार जब राष्ट्र को परिवार की तरह ही स्वाभाविक मान लिया जाता है तो फिर वह बदलने में स्त्रियों और बच्चों की अधीनस्था की बुनियाद पर टिकी परिवार संस्था के निरंतर वैधीकरण का शक्तिशाली स्रोत बन जाता है। हालांकि ऐसा भी नहीं है कि राष्ट्रवाद के सिर्फ नकारात्मक परिणाम ही रहे हैं। एक विचार के रूप में राष्ट्रवाद मूलतः लोगों को जोड़ने का काम करता है, जिसके चलते कई प्रकार के आंतरिक संघर्ष स्वतः ही समाप्त हो जाते हैं। इस रूप में राष्ट्रवाद का विचार मानवता के अधिक निकट प्रतीत होता है। इसका सकारात्मक स्वरूप तब और ज़्यादा उभर कर सामने आता है जब राष्ट्रवाद की सामुदायिक पहचान एकजुट होकर किसी शोषणकारी सत्ता के विरुद्ध संघर्ष करती है। उपनिवेशवाद के विरुद्ध चले आंदोलन के संदर्भ में इस शक्ति को महसूस किया जा सकता है। निष्कर्ष रूप में आपको डेविस का कथन उद्धृत करना समीचीन होगा कि राष्ट्रवाद एक उपकरण है जिसका किसी भी प्रकार से उपयोग किया जा सकता है। जब पितृ समुदाय अपनी आज़ादी के लिए संघर्ष करते हैं तब राष्ट्रवाद एक नैतिक शक्ति बन जाता है। लेकिन जब राष्ट्र के नाम पर आक्रमण की कार्रवाई की जाती है तब उसका नैतिक बचाव नहीं किया जा सकता। अब क्या अगर देखिए क्या मृत्यु के वर्ण का अधिकार प्राकृतिक न्याय के विरुद्ध है। क्या मृत्यु के वर्ण का अधिकार प्राकृतिक न्याय के विरुद्ध है। अब आगे हम देखिए जो कहा गया, देखिए यहाँ पर चिड़ियाँ अपने हिस्से की आवाज़ें कर चुकी है। लोग जा चुके हैं, रोशनियाँ राख हो चुकी है। सड़क के दोनों ओर घरों के दरवाजे बंद है, मैं आवाज़ देता हूँ। सड़क के दोनों ओर घरों के दरवाजे बंद हैं, मैं आवाज़ देता हूँ और वही लौट आती है मेरे पास। यहाँ हम देखिए दुनिया में सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है। देखिए दुनिया में सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है। यक्ष ने युधिष्ठिर से पूछा, दुनिया में प्रतिदिन लोग मरते हैं फिर भी वे इस भ्रम में रहते हैं कि मैं नहीं मरूंगा, यह दुनिया का सबसे बड़ा आश्चर्य है। युधिष्ठिर ने उत्तर दिया कि महाभारत के यक्ष प्रश्न का यह संवाद कई गहरे अर्थ खोलता है। यह सच है कि मानव जिन कारणों से जीवन यात्रा के पहियों को खींचता है उनमें से एक है मानव की जीविका उत्कट जीवटता। मानव की यही जीवटता उसे नीरस अत्यंत उबाऊ और निर्लक्ष्य और प्राणहीन रगड़ते घिसते जीवन को भी जीने की ताकत देता रहता है। परंतु यही जीवटता एक अति पर जाकर नकारात्मक भी हो जाती है। परंतु यही जीवटता एक अति पर जाकर नकारात्मक भी हो जाती है। देखिए एक नकारात्मक भी हो जाती है और तब मानव जीवन को तो स्वीकारता है और तब मानव जीवन को तो स्वीकारता है, परंतु मृत्यु की और आंखें बंद कर लेता है। भारत के साथ तो यह स्थिति और भी दुर्भाग्यपूर्ण है, जहाँ का दर्शन मूल रूप से पुनर्जन्म और आत्मा परमात्मा जैसी अवधारणाओं पर विश्वास करता है। और वह भी मृत्यु को सहज रूप में स्वीकारने को तैयार नहीं है। मानव इतिहास की एक बड़ी चूक है कि हम मृत्यु को उत्सव की तरह नहीं समझ पाए। देखिए हाउ टू लिव की बातें तो करते रहे परंतु हाउ टू डाई पर बात करने से बचते रहे। ध्यान देना जरूरी है कि जो मृत्यु को सहज रूप से स्वीकार करने से बचेगा उसके जीवन में कभी उत्सव नहीं आ सकता, वह जीवन को कभी उमंग और त्योहार के साथ नहीं जी सकता। देखिए उसके लिए उसके जीवन की रसधारा अवरुद्ध ही रहेगी, जिसकी सारी ऊर्जा मृत्यु के बारे में सोचने में जाएगी। जो सदैव मृत्यु से ही भयभीत रहेगा उसे ज़िंदगी के जायके का आनंद नहीं मिल सकता। देखिए ज़िंदगी के जायके का आनंद नहीं मिल सकता। हमने ग्रंथों में आत्मा परमात्मा की बातें खूब की। देखिए हमने ग्रंथों में आत्मा परमात्मा की बातें खूब की। नयन छिदंती शस्त्राणि नयन दहती पावक, परंतु व्यवहार में मृत्यु से उतना ही घबराते हैं। देखिए उपनिषदों में आपको ययाति की कथा आती है। वह 100 वर्ष का हो चुका है परंतु फिर मृत्यु सहज स्वीकार नहीं है। अभी जीवन कई रंग शेष है। इसलिए अस्तित्ववादी कहते हैं हमें तुम्हारा आत्मा परमात्मा माया अमाया में कोई रस नहीं। हमें यह जानने दो कि जीवन क्या है, मृत्यु क्या है। हमें इसमें कोई रस नहीं कि मृत्यु के बाद क्या होता है। हमें जानना यह है कि जीवन क्या है, मृत्यु की कला क्या है। देखिए अगर इन वास्तविकताओं को देखें तो आज का यह प्रश्न की व्यक्ति के लिए मृत्यु वर्ण्य है या देखिए या नहीं, या बिल्कुल खरा उतरता है। इस सवाल का
उद्देश्य करना, इस सवाल को उद्देश्य करना जायज़ है कि हम अगर जीवन की स्थिति संतुष्ट नहीं है, देखिए संतुष्ट नहीं है तो क्या खुशी जीवन त्यागने, त्यागने का भी अधिकार हमारे पास नहीं है। देखिए इसी क्रम यूथेनेसिया तथा संथा जैसी अवधारणाओं को विचार करना प्रासंगिक जान पड़ता है। यूथेनेसिया के संदर्भ में अरुणा शानबाग की कहानी का जिक्र करना समीचीन होगा। दरअसल अरुणा मुंबई के एक अस्पताल में नर्स थी, जहाँ अस्पताल के ही एक कर्मी ने उसके साथ बलपूर्वक अप्राकृतिक यौन दुराचार किया। इस घटना के बाद अरुणा कोमा में चली गई। काफ़ी समय तक इस अवस्था में रहने के बाद इस बात पर चर्चा शुरू हो गई कि क्या उसे इसी अवस्था में रहने दिया जाए अथवा उसे सहज मृत्यु प्रदान कर दी जाए। देखिए अरुणा के मामले के साथ यूथेनेसिया या सहज मृत्यु की बहस जुड़ने लगी। ऐसी सबसे गंभीर चर्चा 2010-11 के बीच हुई। 2010 में अरुणा की दोस्ती पिंकी वीरानी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करके निवेदन किया कि अरुणा की दयनीय स्थिति को देखते हुए उसे सहज मृत्यु या यूथेनेसिया दी जाए। अब हम देखिए क्या उनका तर्क था कि देखिए संविधान का अनुच्छेद 21 प्रत्येक नागरिक को गरिमापूर्ण जीवन का अधिकार देता है। और इसकी देखिए यहाँ पर उनका तर्क था कि संविधान का अनुच्छेद 21 प्रत्येक नागरिक को गरिमापूर्ण जीवन का अधिकार देता है। और ये देखिए और इसकी सही व्याख्या यही हो सकती है कि अगर जीवन का गरिमापूर्ण होना असंभव हो गया तो व्यक्ति को अपना जीवन गरिमापूर्ण तरीके से समाप्त करने की अनुमति मिलनी चाहिए। भारत को भी ऐसे गंभीर मामलों में यूथेनेसिया का सिद्धांत स्वीकार करना चाहिए, जैसा कि कई देशों में पहले से है। विरोधी पक्ष का दावा था कि जीवन के अधिकार में जीवन की समाप्ति का अधिकार शामिल नहीं माना जा सकता। 1996 सर्वोच्च न्यायालय की 5 सदस्यीय संविधान पीठ ने ज्ञान कौर बनाम पंजाब राज्य मामले में सुनिश्चित किया कि जीवन के अधिकार में मृत्यु का अधिकार उस तरह अंतर्निहित नहीं माना जा सकता जैसे अभिव्यक्ति करने का अधिकार में अभिव्यक्ति नहीं करने का अधिकार और आबाद संचरण के अधिकार में संचरण नहीं करने का अधिकार अंतर्निहित है। अरुणा मामले में विरोधी पक्ष ने ज्ञान कौर के मामले को चर्चा का आधार बनाया और दावा किया कि यूथेनेसिया भी आत्महत्या की तरह जीवन के अधिकार के विरोध में है। सर्वोच्च न्यायालय ने 7 मार्च 2011 को इस मामले में दूरगामी महत्व का फैसला दिया। उसने अरुणा को सहज मृत्यु दिए जाने की याचिका तो खारिज कर दी क्योंकि अस्पताल के स्टाफ के सदस्य उसकी जिम्मेदारी का निर्वाह करने को सहज तैयार थे। किंतु इसी फैसले में न्यायालय ने एक महत्वपूर्ण घोषणा करते हुए निष्क्रिय सहज मृत्यु या पैसिव यूथेनेसिया को सैद्धांतिक तौर पर स्वीकार कर लिया। गौरतलब है कि यूथेनेसिया के मुख्यतः 2 प्रकार माने जाते हैं, सक्रिय या निष्क्रिय। सक्रिय सहज मृत्यु या एक्टिव यूथेनेसिया का मतलब है कि चिकित्सक किसी विशेष दवा या रसायन की मदद से रोगी की मृत्यु को अंजाम देगा। यह व्यवस्था ऐसे रोगियों के लिए होती है जो किसी असाध्य और दर्दनाक रोग से परेशान है, किंतु उनका रोग ऐसा नहीं है कि रोगी तुरंत मर जाए। ऐसे रोगी जीवन रक्षक उपकरणों के कारण जिंदा नहीं होते। देखिए दूसरा प्रकार है निष्क्रिय सहज मृत्यु या पैसिव यूथेनेसिया। इसके तहत रोगी को मृत्यु प्रदान करने के लिए इंजेक्शन या दवाओं का प्रयोग नहीं किया जाता। यह उन रोगियों के लिए है जिनकी जिंदगी जीवन रक्षक उपकरणों पर ही टिकी होती है और उन्हें मृत्यु देने के लिए सिर्फ उन उपकरणों या उनके भोजन की आपूर्ति को हटा लेना पर्याप्त होता है। प्राय ऐसे रोगी अचेतन स्थिति या कोमा में होते हैं और मृत्यु की प्रक्रिया को महसूस कर पाने की हालत में नहीं होते। देखिए यहाँ पर दुनिया कुछ ही देशों में सक्रिय सहज मृत्यु यानी एक्टिव यूथेनेसिया कानूनी तौर पर मान है। स्विट्जरलैंड, बेल्जियम और नीदरलैंड ऐसे प्रमुख देश है। अमेरिका कुछ राज्यों जैसे कि वाशिंगटन और ओरेगन में भी इसकी अनुमति है। जहाँ तक निष्क्रिय सहज मृत्यु यानी पैसिव यूथेनेसिया का प्रश्न है, उसे बहुत से देशों ने कानूनी मान्यता प्रदान कर रखी है, जिनमें इस निर्णय के बाद भारत भी शामिल हो गया। लेकिन सर्वोच्च न्यायालय को अच्छी तरह से पता था कि सहज मृत्यु की अनुमति देने के कितने गंभीर दुष्परिणाम हो सकते हैं। भारत जैसे देशों में जहाँ गरीबी जैसी समस्या गंभीर स्तर पर मौजूद है, यह हो सकता है कुछ लोग अपने बूढ़े माँ बाप की जिम्मेदारियों से छुटकारा पाने के लिए इस विकल्प का दुरुपयोग करने लगे। यह भी हो सकता है कि कुछ माता पिता स्वयं अपने बच्चों को बोझ बनने के बजाय ऐसे विकल्पों को अपनाने की कोशिश करें। हमारे देश में भ्रष्टाचार काफ़ी ऊंचे स्तर पर, इससे हम कितनी मजबूत व्यवस्था बना रहे, इस संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता कि
इसलिए देखिए, इसलिए हम कितनी मजबूत व्यवस्था बना रहे, इस संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। इस संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता, नहीं किया जा सकता कि नहीं किया जा सकता कि प्रक्रिया के बीच में कुछ ऐसे छिद्र छूट ही जाएंगे जिनका फायदा उठाकर कुछ लोग किसी व्यक्ति को बिना उसकी जानकारी या इच्छा के मौत की नींद सुला देंगे। एक चिंता यह भी है कि आत्महत्या की इच्छा रखने वाले लोग भी यूथेनेसिया को सरल उपाय के रूप में अपना सकते हैं, क्योंकि आत्महत्या के बाकी सभी तरह की कठिन प्रक्रिया और दर्द झेलने के बाद ही पूरे होते। कई लोग ऐसे देखिए, कई ऐसे लोग हैं जो आसान मृत्यु का रास्ता मिलते ही मरने की कामना कर सकते हैं। इन चिंताओं को समझते हुए सुप्रीम कोर्ट ने अरुणा के मामले में निष्क्रिय सहज मृत्यु की अनुमति देते हुए भी कुछ सावधानी बरती। उसने केंद्र सरकार को सुझाव दिया कि उसे सहज मृत्यु के संबंध में गंभीर विचार विमर्श करके एक विधि पारित करनी चाहिए। देखिए, पर जब तक संसद ऐसी विधि पारित ना कर दे, तब तक के लिए उसने स्वयं विस्तृत दिशा निर्देश जारी किए। देखिए, जिनमें प्रमुख जिनमें प्रमुख बात यह कही गई कि जब सहज मृत्यु से संबंधित कोई याचिका उच्च न्यायालय में प्रस्तुत की जाएगी तो मुख्य न्यायाधीश कम से कम दो न्यायाधीशों की पीठ गठित करेंगे, जिसे यह तय करना होगा कि सहज मृत्यु की अनुमति दी जानी चाहिए या नहीं। यह पीठ 3 प्रतिष्ठित चिकित्सकों की समिति को मनोनीत करेगी, जो मरीज की वस्तु स्थिति के बारे में पीठ को सटीक जानकारी उपलब्ध कराएगी। इस फैसले के बाद उम्मीद थी कि भारत सरकार इस संबंध में कानून बनाने की पहल करेगी, किंतु अगले कुछ वर्षों तक सरकार की तरफ से ऐसी कोई पहल नहीं हुई। संभवतः इसका कारण यह था कि लगभग सभी धर्मों के प्रतिनिधि सहज मृत्यु के खिलाफ थे, किंतु तभी परिस्थिति समाजसेवी संगठन कॉमन कॉज की जनहित याचिका विचार करते हुए सुप्रीम कोर्ट की 3 सदस्यीय पीठ ने एक असाध रोगी को पैसिव यूथेनेसिया देने का आदेश जारी किया। साथ ही पीठ ने अरुणा शानबाग के मामले में दिए गए निर्णय पर विचार उठाया। पीठ ने दावा किया कि अरुणा के मामले में ज्ञान कौर के मामले के आधार के रूप में देखा जाना गलत था, क्योंकि उस मामले में का संबंध आत्महत्या के प्रयास की वैधता से था और आत्महत्या तथा सहज मृत्यु समानार्थक धारणा नहीं है। आत्महत्या सहज मृत्यु समानार्थक धारणा नहीं है। पीठ ने यह भी कहा कि अरुणा के मामले का निर्णय अंतर्विरोधों से भरा है, क्योंकि देखिए यहाँ पर क्योंकि इसमें एक तरफ कहा गया कि सहज मृत्यु संबंधित कानून बनाना संसद का काम है, लेकिन दूसरी तरफ न्यायालय ने उसी निर्णय में खुद ही विस्तृत दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। इन टिप्पणियों के साथ पीठ ने मुख्य न्यायमूर्ति से निवेदन किया कि सहज मृत्यु के प्रश्न की जटिलता को देखते हुए बेहतर होगा कि इस पर कम से कम 5 न्यायाधीशों की संविधान पीठ विचार करे और सामाजिक कानूनी चिकित्सक के संवैधानिक संदर्भों के प्रकाश में उसकी समुचित व्याख्या करें। देखिए, इस संदर्भ में एक रोचक बहस आत्महत्या और यूथेनेसिया के संबंधों से भी जुड़ती है। वर्तमान केंद्र सरकार ने कुछ दिन पहले यह इरादा जताया है कि वह भारतीय दंड संहिता की धारा 309, जो आत्महत्या के प्रयास को अपराध घोषित करती है, को रद्द करने के लिए कानून में संशोधन करने के पक्ष में है, क्योंकि जो व्यक्ति अपने जीवन की कठिन परिस्थितियों से परेशान होकर मरने का प्रयास करता है, उसे अपराधी ठहराकर जेल में डाल देना उसे आत्महत्या के लिए और अधिक उकसाने के समान है। ऐसी स्थिति में रोचक सवाल यह बनता है कि एक तरफ तो सरकार आत्महत्या के प्रयास को वैधता प्रदान करना चाहती है, जबकि दूसरी ओर सहज मृत्यु या यूथेनेसिया कानून को लेकर उसकी राय बिल्कुल स्पष्ट नहीं है। पश्चिमी देशों की बात करें तो वहाँ के कुछ देशों में आजकल एक नई प्रकार का पर्यटन चल रहा है, जिसे आत्महत्या पर्यटन, सुसाइड टूरिज्म या सहज मृत्यु पर्यटन, यूथेनेसिया टूरिज्म कहा जाता है। स्विट्जरलैंड जैसे देश इस पर्यटन के केंद्र में है। स्विट्जरलैंड जैसे देश इस पर्यटन के केंद्र में है, जहाँ सक्रिय सहज मृत्यु एक्टिव यूथेनेसिया कानूनी तौर पर मान है। कई विदेशी जिनमें जर्मनी और इंग्लैंड के नागरिक सबसे बड़ी संख्या में है, अपनी मृत्यु का चयन करने के स्विट्जरलैंड के ज्यूरिख जैसे शहरों में जाते हैं और वहाँ काम कर शैक्षिक संस्थाओं के सहयोग से मृत्यु का वर्णन कर लेते हैं। वहाँ तो मृत्यु के चयन के लिए भी आवश्यक नहीं कि व्यक्ति किसी असाध्य और दर्दनाक रोग से ग्रस्त हो। कोई व्यक्ति स्वेच्छा से भी इस विकल्प को चुन सकता है। यूरोप के कुछ देशों में पिछले 25 से 30 वर्षों से ऐसे आंदोलन चल रहे हैं जो मरने के अधिकार का समर्थन करते हैं। कुछ वैज्ञानिकों ने ऐसे उपकरण बनाए जिनकी मदद से कोई व्यक्ति स्वयं सहज मृत्यु का निष्पादन कर सकता है। इनमें से कुछ उपकरण तो कंप्यूटर के साथ जुड़े होते हैं और व्यक्ति द्वारा यूथेनेसिया के विकल्प पर एंटर दबाने पर ही उसके सही रसायन डालते हैं और कुछ उपकरण कार्बन मोनोऑक्साइड या नाइट्रोजन जैसे गैसों के प्रयोग से व्यक्ति को यूथेनेसिया प्रदान करते हैं। इन उपकरणों की बढ़ती लोकप्रियता भी एक संकेत है कि अपनी इच्छा से अपनी मृत्यु को चुनना कितना प्रासंगिक हो सकता है। हालांकि भारत की परिस्थितियाँ ठीक वैसी नहीं है जैसे यूरोप के देशों और कुछ अमेरिकी राज्यों की है। देखिए, हमारी सामाजिक आर्थिक परिस्थितियाँ इस बात का भय पैदा करती है कि सहज मृत्यु की कानूनी सुविधा उपलब्ध होने पर उसका भयानक दुरुपयोग हो सकता है।
देखिए किंतु अगर दूसरा पक्ष देखें तो देखिए किंतु अगर दूसरा पक्ष देखे तो यह भी सही है कि हमारी दार्शनिक और धार्मिक परंपरा में सहज मृत्यु कुछ रूप सामान्य दृष्टि देखे जाते हैं। जैन संप्रदाय में संथारा या सलेखना की परंपरा बहुत पुरानी है। गौरतलब है कि संथा या सलेखन वह प्रथा है जिसके तहत किसी असाध रोग से ग्रस्त रोगी या मृत्यु के नजदीक पहुंचे जैन मतावलंबी स्वेच्छा से अपना भोजन और जल आदि छोड़कर मृत्यु का वर्ण कर लेते हैं। देखिए सामान्य व्यक्तियों को, विशेषतः बच्चों या युवाओं को किसी भी स्थिति में संथारा लेने की अनुमति नहीं है। जैन धर्म सैद्धांतिक तौर पर आत्महत्या का पुरजोर विरोध करता है। संथारा प्रथा हजारों साल चली आ रही और इसका विरोध कभी उस तीव्रता के साथ नहीं हुआ जैसा कि सती प्रथा का हुआ था। कानून और देखिए यहाँ पर क्या कानून और धर्म इस मामले में, यहाँ पर क्या कानून और धर्म, यहाँ पर देखिए क्या कि कानून और धर्म इस मामले में लंबे समय तक कानून और धर्म इस मामले में लंबे समय तक आपको आंख में चोरी खेलते रहते। धर्म की कोशिश रही कि उसकी प्रथा पर अदालत की टेढ़ी नजर ना पड़े और अदालतों को लगता रहा कि वे अनावश्यक रूप से धार्मिक मसले में उलझने से बचे। अब आगे यहाँ पर कहा गया कि संथा ऐसी परंपरा कुछ अंतों के साथ भारत के धर्मों में भी दिखाई पड़ती है। कई हिंदू साधुओं के संबंध में कहा जाता है कि उन्होंने समाधि ली थी। यह समाधि भी एक तरह से अपनी मृत्यु का वर्णन करना ही है। हिंदू परंपरा में संजीवन समाधि तथा पर्योपवेश जैसी धारणाएं विद्वान रही है जो संथार से मिलती जुलती है। देखिए बौद्ध परंपरा में भी ऐसे उदाहरण खोजना असंभव नहीं है। देखिए यहाँ यह प्रश्न उपस्थित हो सकता है कि क्या संथार आत्महत्या है? क्या उसे तर्क के आधार पर आत्महत्या सती प्रथा या सहज मृत्यु यूथेनेसिया से अलग किया जा सकता है? भारतीय दंड संहिता की धारा 309 भारतीय दंड संहिता की धारा 309 सिर्फ इतना ही कहती है कि अगर कोई व्यक्ति आत्महत्या करने का प्रयास करता है तो उसे अधिकतम 1 वर्ष का साधारण कारावास दिया जाएगा। इसमें आत्महत्या की परिभाषा स्पष्ट नहीं की है। संभवतः यह मानकर चला गया कि आत्महत्या का अर्थ सामान्य बुद्धि से समझा जा सकता है और इसमें विवाद की गुंजाइश नहीं है। सामान्यतः आत्महत्या का अर्थ अपने जीवन को समाप्त करने के इरादे से किए गए सचेत प्रयास से होता है। इसमें अपना जीवन देखिए देखिए यहाँ पर क्या इसमें अपना जीवन समाप्त करने का इरादा इंटेंशन अत्यंत महत्वपूर्ण है। देखिए इस आधार पर देखें तो प्रतीत होता है कि संथारा भी आत्महत्या के प्रयास जैसी कोशिश है। संथारा लेने वाले व्यक्ति को पता है कि उनके अन्न छोड़ने से उसकी मृत्यु निश्चित ही है। देखिए उसका इरादा भी साफ तौर पर उसका अपनी मृत्यु को आमंत्रित करना ही होता है। इस आधार पर कहना उचित होता है कि संथा एक धार्मिक प्रथा होते हुए तकनीकी तौर पर आत्महत्या के प्रयास से अलग नहीं है। देखिए यहाँ पर क्या कि जैन मतावलंबियों के पास इस निष्कर्ष के विरोध में यहाँ देखिए क्या कि जैन मतावलंबियों के पास इस निष्कर्ष के विरोध में कुछ तर्क है। संथार और आत्महत्या देखिए यहाँ पर क्या है, संथार और आत्महत्या में अंतर दिखने के लिए जैन मतावलंबियों का तर्क है कि आत्महत्या हमेशा घोर निराशा या तनाव जैसी स्थितियों में की जाती है। जबकि संथार का फैसला करने वाले व्यक्ति अत्यंत शांत क्षणों में यह निर्णय करता है कि आत्महत्या का प्रयास एक क्षणिक प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति अचानक मृत्यु प्राप्त कर लेता है। जबकि संथार की प्रक्रिया बेहद धीमी और लंबी होती है जिसमें व्यक्ति के पास हमेशा यह मौका होता है कि वह चाहे तो पीछे हट जाए। आत्महत्या को समाज में बुरी नज़र से देखा जाता है क्योंकि वह पलायनवादी मानसिकता से जुड़ी है। जबकि संथार लेने वाले व्यक्ति को समाज में अत्यधिक सम्मान के भाव से देखा जाता है क्योंकि यह उन सांसारिक प्रलोभनों तथा वासनाओं से मुक्ति की राह पर बढ़ता है जिस राह पर चलने की हिम्मत साधारण मनुष्य नहीं कर पाते। स्वाभाविक तौर पर हम देखें क्या स्वाभाविक तौर पर जैन विद्वानों की ये तक कमजोर नहीं है। इनका तार्किक जवाब दिए बिना हम एक तरफा तरीके संथारा को गैर कानूनी नहीं ठहरा सकते। हालांकि संथारा भी ना तो हमेशा सुरक्षित होती थी और ना ही सहज। कई बार परिवार की आर्थिक स्थिति अथवा सामाजिक सम्मान की भूख किसी व्यक्ति को संथारा लेने के लिए प्रेरित कर सकती थी। उसके बाद यदि व्यक्ति अपने इस निर्णय से पलटना भी चाहे तो धर्माधिकारी और परिवार के लोग मिलकर उन्हें ऐसा करने से रोक सकते हैं। देखिए संथारा यूथेनेसिया की बात करें तो संथारा काफ़ी हद तक सहज मृत्यु या यूथेनेसिया के नज़दीक दिखने वाली प्रथा है। देखिए जिस तरह यूथेनेसिया में असाध तथा दर्दनाक रोग से ग्रस्त व्यक्ति को आसानी से मृत्यु उपलब्ध कराई जाती है। कुछ वैसे देखिए यहाँ पर क्या कुछ वैसे ही संथारा के अंतर्गत अत्यंत वृद्ध बीमार विकलांग या मृत्यु के निकट पहुंचे व्यक्ति को मृत्यु उपलब्ध कराई जाती है। असाध यहाँ तो क्या कि देखिए असाध रोग से पीड़ित व्यक्ति सहज मृत्यु का चुनाव इसलिए करता है ताकि उसे उस पीड़ा से मुक्ति मिल जाए। चूँकि पीड़ा से मुक्ति के अन्य विकल्पों की तलाश उस समय तक संभव नहीं हो पाती, इसलिए मृत्यु एकमात्र विकल्प बचता। अगर संथारा
अगर देखिए यहाँ पर क्या, अगर संथारा को यूथेनेसिया के नज़दीक मान भी ले तो दो समस्या पैदा होती है। पर भारतीय कानून में अभी तक एक्टिव यूथेनेसिया की अनुमति नहीं है, अतः संथारा को अनुमति देने कैसे दिया अतः संथारा को अनुमति कैसे दी जा सकती है। दूसरा देखिए, अगर संथारा का उद्देश्य आसान मृत्यु प्रदान करना ही है तो किसी को भूखे प्यासे रखकर मृत्यु प्रदान करने से कहीं बेहतर है कि अधुनातन तकनीकों का प्रयोग करते उसे दर्दहीन मृत्यु दी जाए। कुछ लोगों की ओर से एक्टिव यूथेनेसिया को लेकर यह प्रश्न उठाया जाता है कि जब हम किसी को जीवन नहीं सकते तो उसका जीवन लेने का अधिकार हमें कौन प्रदान कर देता है। नैतिक आधार पर देखें तो इन तर्कों को खारिज करना आसान नहीं है। फिर जिस रोग को असाध्य मानकर किसी ने सहज मृत्यु का विकल्प चुना है, हो सकता है कि उसके समान जीवन काल के पूरा होने से पहले ही उस रोग का इलाज विकसित हो जाए। उस समय सक्रिय सहज मृत्यु पर सवाल खड़े करने वालों के सामने कौन से तर्क पेश किए जाएंगे। देखिए, इन उदाहरणों को देखते हुए लगता है कि अगर स्वस्थ व्यक्तियों को अपनी मृत्यु चुनने का अधिकार मिलता रहा तो गंभीर रूप से बीमार और दर्द से रात दिन तड़प रहे व्यक्तियों को यह अधिकार क्यों नहीं मिलना चाहिए। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि भारत सरकार इस संबंध एक सार्वजनिक बहस की शुरुआत करे तथा संपूर्ण सावधानी बरतते हुए सहज मृत्यु के अधिकार के संबंध में विधि पारित करे। इस संबंध में महात्मा गांधी का नजरिया भी हमारे काम आ सकता है। प्रसिद्ध घटना है कि महात्मा गांधी का आश्रम एक बड़ा बच्चा दर्द से तड़प रहा था और यह तय था कि वह बचेगा नहीं। अहिंसा के महान समर्थक होने के बावजूद गांधी जी ने उस बच्चे को तत्काल मार दिए जाने के पक्ष में राय दी, क्योंकि उसे मारना तो कुछ देर में था ही। विकल्प सिर्फ इतना था कि वह दर्द से तड़पते हुए धीरे धीरे मरे या शांतिपूर्ण तरीके से तुरंत मर जाए। देखिए, यूथेनेसिया का प्रश्न वर्तमान विश्व के सामने सबसे जटिल प्रश्नों में से एक है। हर समाज को आज नहीं तो कल इस प्रश्न का जवाब खोजना ही होगा। मनुष्य की गरिमा का सिद्धांत यदि निर्विवाद है तो हमें इस बात के लिए तैयार होना ही होगा कि जब जीवन किसी असाध्य और दर्दनाक रोग की चपेट में आ जाए तो हम रोगी को तड़पते हुए मरने के ना छोड़ दे, बल्कि हम गरिमापूर्ण तरीके से उसकी मृत्यु की संभावना तलाशे। समय आ गया कि अब गरिमापूर्ण जीवन के अधिकार के समानांतर देखिए, यहाँ पर क्या है कि समय आ गया है कि अब गरिमापूर्ण जीवन के अधिकार के समानांतर गरिमापूर्ण मृत्यु के अधिकार पर भी चर्चा शुरू की जाए। स्विट्जरलैंड जैसे कुछ देश इस रास्ते बढ़ चुके हैं। भारत जैसे देशों में यूथेनेसिया या मृत्यु के अधिकार को खुले तौर पर देना तो अभी उचित नहीं होगा, किंतु ऐसा कानून बनाया जा सकता है कि निश्चित शर्तों के तहत कुछ व्यक्तियों को इसकी अनुमति दी जाए। फिर आपको देखिए, यहाँ से ये चीज़ आपको पूरी तरह से होता है। देखिए, आप आपको क्या राज्यसभा लोकतांत्रिक जनादेश का प्रतिकार करती है? क्या राज्यसभा लोकतांत्रिक जनादेश का प्रतिकार करती है? देखिए, लोकतांत्रिक सरकारी शक्ति संतुलन के सिद्धांत पर आधारित होती है। लिहाजा लोकतांत्रिक संसदीय व्यवस्था में दो सदनों का होना अहम है। जहाँ एक सदन लोकप्रिय इच्छा का प्रतीक होता है, वहीं दूसरा सदन किसी तरह की भीलतंत्र वाली मानसिकता को रोकने का काम करता है। भारतीय संविधान सभा में भी दूसरे सदन को लेकर काफ़ी चर्चाएं हुई थी। तब राज्यसभा को देखिए, तब राज्यसभाओं को राज्यों की प्रतिनिधि संस्था बनाया गया था, पर कार्यकारी शक्तियों द्वारा मंत्रिमंडल राज्यसभा के प्रति जिम्मेदार नहीं था। धन विधेयकों के बारे में भी लोकसभा की शक्ति अनन्य है। शेष विधेयकों में उच्च सदन राज्यसभा की शक्तियां बराबर है। लेकिन विधेयक दोनों सदनों में प्रस्तावित हो सकते हैं कि वे दोनों सदनों से पारित होने के पश्चात राष्ट्रपति के पास हस्ताक्षर किए जाते हैं। अनुच्छेद 108 की व्यवस्था अनुच्छेद 108 की व्यवस्था इसलिए की गई कि यदि किसी साधारण विधेयक को लेकर लोकसभा और राज्यसभा मतभेद उत्पन्न हो जाए तो उस विधेयक पर दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में विचार किया जाएगा। देखिए, ऐसे संयुक्त अधिवेशन की स्थिति अभी तक केवल 3 बार आई, चूँकि आमतौर पर सत्ताधारी पार्टी एवं गठबंधन का दोनों सदनों में बहुमत रहा, इससे संयुक्त अधिवेशन की नौबत कम आई। परिस्थितियाँ इससे अलग हटकर भी हो सकती है, यह संविधान निर्माता जानते थे, अतः उन्होंने संयुक्त अधिवेशन पर कोई सीमा नहीं लगाई। देखिए, राज्यसभा गठन का सबसे आम पक्ष यह था कि यह सदन राज्यों के पक्ष को मजबूती से रखेगा, पर हकीकत यह कि राज्यसभा के चुनावों में पार्टी के मनोनीत सदस्यों का आना तय होता है। पिछले कुछ वर्षों में दल बदल, विरोधी कानून और पार्टी व्हीप के चलते राज्यों में मौजूद पार्टियां राज्यसभा में अपना दबदबा कायम रखती है और राज्यसभा सदस्य व्यवहारिक रूप से एक मिनट देखिए फिर से।
देखिए यहाँ पर, और देखिए यहाँ पर क्या है कि राज्यसभा, देखिए राज्यसभा सदस्य व्यावहारिक रूप से राज्यों का पक्ष न कर अपने अपने राजनीतिक दलों के विवश प्रवक्ता बनकर रह जाते हैं। पिछले साल राज्यसभा के कुल 250 सांसदों में 128 उद्योगपति एवं व्यापारी रहे हैं। लेकिन इन सांसदों को राजनीति से सिर्फ इतना ही लेना देना रहा कि राजनीतिक दलों का दामन पकड़कर अपने धंधों के फलने फूलने के लिए वे संसद पहुंच गए। देखिए सांसद बनते हैं, उनके सारे अपराध ढक जाते हैं और विशेषाधिकार मिल जाते हैं। संविधान में इनके सदस्य बनने पर कोई रोक नहीं है, पर इससे कुछ संवैधानिक विडंबनाएं पैदा होती है। देखिए संवैधानिक विडंबनाएं पैदा होती है। मसलन फाइनेंस की स्टैंडिंग कमेटी के कुल 61 सदस्यों में 19 सदस्य ऐसे हैं जिनके अपने फाइनेंस पर संकट गड़ा सकता है। देखिए अगर वह कमेटी के सदस्य ना हो, इसी तरह कंपनी अफेयर के स्टैंडिंग कमेटी में राज्यसभा के 6 सांसद ऐसे हैं जो कई कंपनियों के मालिक हैं। यह खुलेआम हितों के टकराव एवं क्रोनी कैपिटलिज्म के उदाहरण। कुछ लोग सवाल उठा सकते हैं कि ऐसा तो लोकसभा के सदस्य भी करते हैं, तो फर्क क्या है? जवाब यह है कि फर्क है जनता के प्रति जवाबदेही का। चुनाव हुआ सांसद यदि जनहित एवं लोकहित के बजाय निजी हित से परिचालित होता है तो जनमत जनादेश उसकी बड़ा खबर लेगा। क्योंकि उसकी जनता के प्रति सीधी जवाबदेही है, जबकि राज्यसभा का सदस्य की नहीं। देखिए एक बात तो यह भी उठाई जाती रही है कि संघात्मक व्यवस्था में द्वितीय सदन का गठन संघात्मक 18 राज्यों की समानता के सिद्धांत के आधार पर किया जाना चाहिए था। अतः भारत में अमेरिका एवं ऑस्ट्रेलिया जैसे संघों की तरह संघीय समानता लागू होनी चाहिए थी, जो नहीं हुई और इसका गठन दलगत आधारों पर ही हुआ। देखिए एक संविधान विशेषज्ञ के शब्दों में यह राज्यसभा नहीं वरन राज्य विधानसभाओं के राजनीतिक दलों की एक व्यवस्था है। यह राज्यसभा नहीं वरन राज्य विधानसभाओं के राजनीतिक दलों की एक सभा है। ऐसी स्थिति में राज्यसभा के गठन का विशेष उदय ही समाप्त हो जाता है। ऐसी स्थिति में राज्यसभा के गठन का विशेष उद्देश्य समाप्त हो जाता है। पर संविधान विशेषज्ञ इस बात का भी जवाब देते हैं कि अमेरिका एवं ऑस्ट्रेलिया की तरह भारतीय राज्यों की स्थिति नहीं है। भारत में राज्य अविनाशी नहीं है, ना ही वे किसी तरह की संप्रभुता के दावेदार है। देखिए भारत में राज्य अविनाशी नहीं है, ना ही वे किसी तरह की संप्रभुता के दावेदार रहे हैं। उनके आकारों में काफ़ी फर्क है, इसलिए भारत में राज्यों को प्रतिनिधित्व देने का तरीका अभिन्न है। देखिए भारत के संविधान और राजनीतिक प्रणाली के केंद्र में है संसदीय लोकतंत्र। देखिए यानी सरकार का संसद के प्रति उत्तरदायी होना। देखिए आपको संसद का मतलब है राष्ट्रपति, राज्यसभा एवं लोकसभा। लेकिन जब सरकार के इसके प्रति उत्तरदायी होने की स्थिति आती है तब इसका अर्थ बदल कर हो जाता है लोकसभा। देखिए ठीक भी है, क्योंकि यही वह सदन है जिसमें जनता सीधे अपने जनप्रतिनिधि देखिए यहाँ पर क्या, क्योंकि यही वो जिसमें जनता सीधे अपने प्रतिनिधि भेजती है। यही सच्चा जनसदन है। इसलिए अविश्वास प्रस्ताव यही रखा जाता है और यही सदन इस पर फैसला भी करता है। आपको करता है। देखिए यहाँ राज्यसभा कहीं है ही नहीं। यदि सरकार गठन और उसका अस्तित्व पूरी तरह मात्र लोकसभा पर निर्भर है तो राज्यसभा की अधिकार क्यों? देखिए तो राज्यसभा के अधिकार क्यों होना चाहिए कि वह उसके द्वारा पारित विधेयक रोक दे। संविधान सभा में इस मुद्दे पर मतभेद थे। इस मुद्दे पर आपको मतभेद थे। पश्चिम बंगाल के रेणुका ने देखिए पश्चिम बंगाल के रेणुका विधान परिषद और दोहरे सदन की अवधारणा के ही खिलाफ थी। उनका कहना था कि अगर देखिए आपको यहाँ पर क्या यहाँ देखिए अगर उच्च सदन को यही परीक्षण करना है कि कानून जल्दबाजी में तो नहीं बना है तो इसके लिए राज्यपाल और राष्ट्रपति को पर्याप्त अधिकार है कि वे सदन से बिल पर दोबारा विचार के लिए आग्रह कर सकते हैं। देखिए आग्रह कर सकते, इसका उनका कहना था कि
यानी कि उनका कहना था कि दूसरे सदन के कारण कानून बनाने की गति धीमी हो जाएगी, जबकि भारत को आर्थिक एवं सामाजिक तेजी से कानून बनाने की जरूरत है। तेजी आपको यहाँ पर क्या कि जबकि भारत को आर्थिक एवं सामाजिक के क्षेत्र में तेजी से कानून बनाने की जरूरत है। IB देखिए, IB देखिए यहाँ पर क्या है कि OB देखिए यहाँ पर क्या OB देखिए OB अलगेमेशन का माना देखिए यहाँ पर क्या अलगेशन का तो मानना था कि दूसरा सदन कुछ नहीं है बल्कि नेताओं के लिए वृद्धा पेंशन है। देखिए वृद्धा पेंशन है। फिर आपके यहाँ देखिए कहा गया क्या कि बहस के जवाब में डॉक्टर एक मिनट कहाँ पर थे यार, बहस के जवाब डॉक्टर भीम अम्बेडकर ने कहा था कि सेकेंड चैम्बर के पक्ष में मेरी कोई ठोस राय नहीं है। कई मामलों में यह बेहतर भी हो सकता है देखिए यह बहस फ्रांसीसी स्टेटस जनरल के दौर से चल रही है। फिलहाल समझौते के तौर पर इसे संविधान में स्वीकार किया जाना चाहिए। देखिए राज्यसभा के बारे में यह भी सोचा गया था कि इस सदन में प्रबुद्ध एवं गणमान्य लोगों के अनुभव या अभिभावकत्व का लाभ मिलेगा और देखिए अभिभावक का लाभ मिलेगा और राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय महत्व की घटनाओं के बारे में अलग से विचार हो सकेगा। पर जब दोनों सदन विचार विमर्श से अधिक दलीय गुटबंदी हो हल्ले में निमग्न रहते हो तो प्रतिष्ठित एवं गणमान्य लोगों का अर्थ सिर्फ धन बलियों से रह गया हो तो महज खाना पूर्ति के राज्यसभा और विधान परिषदों का बोझ देश की जनता पर डाले रखना कहाँ तक प्रासंगिक है। फिर आपको आगे यहाँ पर कहाँ तक प्रासंगिक है, फिर आपको आगे यहाँ पे आपको कहा गया देखिए यहाँ पर क्या कि अगर हम धैर्य से सोचें तो मामला इतना सरलीकृत एवं आसान भी नहीं है। कि देखिए यदि हम राज्यसभा में हुए वाद विवाद के इतिहास पर नज़र घुमाएं तो हम एक संयुक्त परंपरा दिखाई देती है। लोकहित के मामलों से लेकर लिंग समानता, सामाजिक सुधार और महिला अधिकारों के अनेक मामले राज्यसभा से ही प्रस्तावित किए गए हैं। अगर कुल मिलाकर देखा जाए तो व्यापक लोकहित के मामले को उठाने में राज्यसभा ने जो विमर्श किया वह उससे विचारों के सदन के रूप में स्थापित करता है। ये देखिए रही बात कानून बनने में समय की तो मंत्रिमंडल पर अध्यादेश का रास्ता रहता है। जो लोग राज्यसभा की बाधाओं के बारे में चर्चा कर रहे हैं, क्या वे संस्थाओं एकाधिकार व्यवहार पर मुहर नहीं लगा रहे हैं। दल बदल कानून पार्टी विप होता दलीय अनुशासन के दंडात्मक उपायों ने पहले से ही लोकतांत्रिक प्रक्रिया के एकाधिकारी बनाने में कसर नहीं छोड़ी है। आज कानून बनाने का अर्थ उस मुट्ठी भर निर्णय लेने वाले सत्ताधारी समूह का निर्णय जो दलीय शीर्ष पर दलीय अनुशासन के नाम पर एक भी अलग आवाज़ को यह समूह बर्दाश्त नहीं करता। इन राजनीतिक दलों में भी कोई लोकतंत्र नहीं है। वे सिर्फ शीर्ष नेताओं के आंतरिक संगठन बनकर रह गए। ऐसे में सदन कोई भी कैसा व्यवहार कर रहा हो जनहित का अर्थ नेतृत्व के हित में या ज़्यादा से ज़्यादा पार्टी हित तक सीमित रह गया। वस्तुतः राष्ट्र हित लोकहित के बहाने एकाधिकार मंसूबों से हम इनकार नहीं कर सकते। इस कोण से भी इस मुद्दे को परखना होगा। इस चीज़ों के बाद संवैधानिक पहलुओं को देखें तो पाएंगे कि राज्यसभा का क्षेत्र एक अस्थायी सदन का है। लोकसभा को विघटित हो जाने के बावजूद राज्यसभा अपना कार्य करती रहती है। संविधान ने राज्यसभा को कुछ विशिष्ट शक्तियाँ भी दी है। उन शक्तियों के मामले में लोकसभा कुछ नहीं कर सकते। उदाहरण स्वरूप अनुच्छेद 249 को लिया जाता है। इसके अनुसार यदि राष्ट्रहित में राज्य सूची के किसी विषय पर कानून बनाना आवश्यक है तो राज्यसभा विशेष बहुमत से प्रस्ताव पारित करके संसद को उस विषय पर कानून बनाने के लिए प्राधिकृत कर सकती है। 1986 में इसके इस्तेमाल से पंजाब में आतंकवाद के विरुद्ध कानून बनाने में संसद समर्थ हुई थी। फिर आपको आगे देखिए क्या एक अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न यह भी है कि वे कौन ऐसे लोग हैं जो राज्यसभा को उपयोगिता और प्रश्न लगा रहे हैं और इसके पीछे कारण क्या है। तो जवाब मिलता है कि ऐसी पार्टी तरफ से यह मांग उठ रही है कि जिसका लोकसभा में बहुमत है पर राज्यसभा में नहीं। इसलिए यह पार्टी राज्यसभा कानून बनाने में बाधक मान रही है। पर अगर पिछले 10 सालों का इतिहास देखें तो इस पार्टी ने लोकसभा को ठप कर रखा है। हालांकि
हालांकि तब के सत्ता पक्ष के पास अधिकांश मामलों में विधेयकों को पास कराने का दोनों सदनों में बहुमत था। इसलिए आज राज्यसभा में जो हो रहा है वह केवल राज्यसभा की सीमा नहीं है, बल्कि उसे सिर्फ इसलिए निशाना बनाया जा रहा है क्योंकि वहाँ सत्ता पक्ष का बहुमत नहीं है। वरना लोकसभा के चुनाव का स्वरूप ज़्यादा अलग नहीं रह गया। वहाँ भी बगैर धर्मबल के चुनाव जितना मुमकिन नहीं रह गया है। लोकसभा के सांसदों की जवाबदेही पार्टी हाईकमान के प्रति है, आम जनता के प्रति नहीं। देखिए, आम जनता कभी सांसद से ठप कानूनों के बारे में चर्चा नहीं करती। उसे तो नून तेल नारी सड़क नौकरी के अलावा सांसद से और कुछ नहीं चाहिए। आम जनता सांसदों के समाज सुधारक, देखिए, आम जनता सांसदों के समाज सुधारक एवं विचारक रूप की अपेक्षा नहीं रखती और ना ही इन आधारों पर वह वोटिंग करती है। ऐसे में राज्यसभा पर प्रश्न लगाने इससे बेहतर होगा कि हम अपनी पूरी राजनीतिक प्रणाली का स्कैन करें, राजनीतिक दलों के स्वरूप को बदले, उनमें आंतरिक लोकतंत्र लाएं, उन्हें कंपनियों एवं पारिवारिक गुटों की तरह चलाना छोड़े। संसद में कामकाज बनाए रखने के लिए कड़े नियम लाए जाए। चीख चिल्लाहट के घंटे निर्धारित कर दिए जाए। ऐसा समय जरूर निर्धारित किया जाए जहां अनिवार्य रूप से सदन काम करे ही। देखिए, कोई सदन किसी विधेयक को कितने दिन तक लटका सकता है कि इसको ब्रिटेन की तरह स्पष्ट कर दिया जाए। जैसे ब्रिटेन में लॉर्ड सभा कोई विधेयक साल भर से अधिक नहीं रोक सकती। देखिए, संसद अस्थायी समितियों के माध्यम से बहुत अच्छा कर रही है 1993 से, लेकिन राज्यसभा ने बार-बार उनकी राय न मानकर प्रवर समितियों को नियुक्त किया है, जिससे अस्थायी समितियां कमजोर हुई है। इस व्यवस्था में सुधार लाने की सख्त जरूरत है। देखिए, संयुक्त समितियों का विचार सदा समीचीन रहेगा। संयुक्त समितियों का विचार सदा समीचीन रहेगा। एक तरीका अस्थायी समिति वगैरह कानून पास कर देने का भी है। राज्यसभा के हस्तक्षेप को दूर करने का एक तरीका यह है कि विधेयकों का मसौदा इस तरह से बनाया जाए कि वे विधेयक की परिभाषा में आ जाए, ताकि राज्यसभा हस्तक्षेप ही ना कर सके। जाहिर है कि किसी भी अनपेक्षित अवांछित व्यवहार से निपटने के तरीके मौजूद है, पर दूसरे सदन के विघटन से उपजे निर्वात को भरने के तरीके हमारी प्रणाली के पास नहीं है। देखिए, इस संदर्भ में राज्यसभा के पहले सभापति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का राज्यसभा को प्रथम संबोधन उद्धृत करता समीचीन होगा। एक सामान्य धारणा है कि यह सदन सरकार बना या गिरा नहीं सकता, इसलिए यह एक अनावश्यक निकाय है। किंतु कुछ ऐसे कार्य हैं जिन्हें यह पुनरीक्षित करने वाला सदन सफलतापूर्वक निष्पादित कर सकता है। संसद के विधायी संस्था नहीं है, बल्कि यह विचारशील निकाय भी है। जहाँ तक उसके विचारशील कार्यों का संबंध है, यह हम लोगों को महत्वपूर्ण योगदान देने का अवसर प्रदान करेगी, और यह हमारे कार्यों पर निर्भर करेगा कि हम इस द्विसदनीय व्यवस्था को कितना सही साबित कर पाते हैं, जो कि हमारे संविधान का अभिन्न अंग है। इसलिए यह एक परीक्षा है जिससे हमें गुजरना है। हम पहली बार संसदीय व्यवस्था के अंतर्गत कार्य करने जा रहे हैं, जिसमें केंद्र में एक द्विसदनीय सदन है, और हमें इस देश की जनता को यह विश्वास दिलाने के लिए हर संभव प्रयास करना चाहिए कि जल्दबाजी में लिए गए किसी भी विधायी निर्णय को रोकने के लिए द्वितीय सदन आवश्यक है। निश्चय ही देखिए, यहाँ पर क्या निश्चय ही राज्यसभा राज करने वाला सदन से ज़्यादा वैचारिक सदन है और रहा भी है। पर आज जब सदन की गरिमा गिर रही है तो इसके लिए केवल राज्यसभा ही जिम्मेदार नहीं है। यह दोनों सदनों का गरिमा का प्रश्न है जो आज उठ रहा है। इसलिए वहाँ सही लोग चुने जाए। यह राजनीतिक दलों एवं जनता के विवेक पर भी निर्भर करता है। और सबसे आवश्यक तो यह है कि सत्ता पक्ष एवं विपक्ष दोनों को जवाबदेह होना होगा। सत्ता पक्ष को राजनीति को लोकनीति से अलग करना होगा, और विपक्ष को ज़्यादा रचनात्मक भूमिका निभानी होगी। अभी जो राज्यसभा में हो रहा है वह उस बात की प्रतिक्रिया जो पिछली दो सरकारों के दौरान विपक्ष का व्यवहार रहा था। अगर दोनों सदनों को राजनीतिक बदले एवं जवाबी हुल्लड़बाजी का अड्डे में तब्दील होने से बचाना है, तो सत्ता पक्ष में विपक्ष को सदन को चलाने के निष्पक्ष नियमन करने होंगे। वस्तुतः संस्थाएं अच्छी एवं बुरी नहीं होती, उनका भविष्य
भविष्य उनको चलाने वालों पर निर्भर करता है। वैसे यदि थोड़ा सा क्रूर विश्लेषण किया जाए तो अगर राज्यसभा को महज वित्तीय विधेयकों को लटकाने, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति निर्वाचन में भाग लेने, राज्य सूची के विषय में निर्णय लेने, अखिल भारतीय सेवाओं के बारे में निर्णय लेने के लिए गठित किया गया है, तो इन मामूली कार्यों के लिए एक समिति मात्र ही काफ़ी है। इनके लिए इतनी बड़ी राज्यसभा कोई उचित नहीं है। पर यदि इसका गठन भारतीय मेघा का सही उपयोग करने हेतु हुआ था तो इसके स्वरूप में कुछ परिवर्तन अपेक्षित। जहाँ जनादेश एक बड़ी ही विविधतापूर्ण जिम्मेदारी है। जनादेश के लिए लोकसभा उत्तरदायी जरूर है, पर जनादेश महज कुछ नए कानूनों को लागू कर देना ही नहीं है। यह एक व्यापक अवधारणा है। देखिए, अगर जनादेश शब्द पर ही जाए तो 12 गणमान्य मनोनीत लोगों को छोड़कर शेष राज्यसभा के सदस्य भी अप्रत्यक्ष रूप से चुने हुए होते हैं। वे भी जनादेश के दावेदार हो सकते हैं। यदि लोकसभा के सदस्य जनादेश प्राप्त हैं तो राज्य विधानसभाएं जनादेश भी नहीं है जिनसे राज्यसभा के सदस्य चुने जाते हैं। वास्तव में संसदीय व्यवस्था चेक एंड बैलेंस की प्रणाली है। अतः द्विसदनीय व्यवस्था इस नज़र में संगत है। अगर तेजी से काम करने वाली प्रणाली पर इतना ही जोर है तो क्यों ना राज्यसभा से हटकर राष्ट्रपति प्रणाली पर जनमत की राय ली जाए। क्योंकि जिस लोकसभा पर संसदीय प्रणाली की निर्भरता अपेक्षित की जा रही है वह बराबर हंगामा करती है, बिल लटकाने में भाग लेती है, राष्ट्रहित के मुद्दों में राजनीति करती है। सवाल यह उठता है कि लोकसभा का सर्वसत्तावादी होना ही जनादेश का समान होगा। यह केवल संसदीय नियमों में समयावधि के बारे में संशोधन से ही काम चलाया जा सकेगा। राज्यसभा से जुड़े मुद्दे और भी हैं। जो जनादेश का मजाक उड़ाते हैं, जैसे प्रधानमंत्री इस सदन से चुना जाना, डोमिसाइल नियमों में हेरफेर करके किसी भी जगह के व्यक्ति का दूसरे राज्य से जगह पाया जाना। इसके कुछ मजेदार उदाहरण डॉक्टर संजय सिंह, भूतपूर्व राजा अमेठी का भी असम वासी हो जाना था। भूतपूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह भी असम के निवासी बताए गए थे। वास्तव में हमारी संसदीय प्रणाली में अभी बहुत से छिद्र हैं। छिंद्रा अन्वेषण करके हम लोकसभा में भी ऐसी 50 दिक्कतें निकाल सकते हैं। पर हम बहुमत के अधिकार को जनादेश मानते हैं या असहमतियों को भी स्थान देने की लोकतांत्रिक परंपरा को मानते रहेंगे, यह तय करना होगा। यह सच है कि लोकसभा पर जनादेश की जवाबदेही है, पर संविधान एवं राज्यसभा की जवाबदेही यह है कि लोकतंत्र एकाधिकार तंत्र में बदलने ना पाए। एक तरफ सरकार के प्रधानमंत्री संघवाद की वकालत करते रहे हैं तो उन्हीं के वित्त मंत्री राज्यों के प्रतिनिधि संस्था पर सवाल निशान लगा रहे हैं, जिसके वे स्वयं सदस्य हैं। हमें बहुमत का तो ख्याल करना ही चाहिए, पर बहुमत ने यह तो कहा नहीं कि लोकसभा का विवेक ही अंतिम है। वास्तविक समस्या है दोहरे मानदंड एवं संवादहीनता एवं हमें इस चीज़ पर काम करना होगा। यदि हम वास्तव में लोकतंत्र जनादेश जैसी चीज़ों की वास्तविक प्रवाह करते तो इसका एकमात्र समाधान है जवाबदेह सत्ता पक्ष एवं जिम्मेदार। देखिए, जवाबदेह सत्ता पक्ष एवं जिम्मेदार विपक्ष दोनों बीच संवाद। देखिए, जवाबदेह सत्ता पक्ष एवं जिम्मेदार विपक्ष एवं पक्ष विपक्ष के बीच संवाद। लोकतंत्र राजनीतिक प्रतिस्पर्धा का मंच है, न कि राजनीतिक दुश्मनी का। लोकतांत्रिक संस्थाएं संवाद, बड़प्पन एवं सहकारिता से आगे बढ़ती है। हमें संस्थाओं को दोष देने के बजाय दोष देने से बाद आकर खुद को सुधारना होगा, खुद की गिरेबान में झांकनी होगी। यही कदम हमें जिम्मेदार लोकतांत्रिक संस्थाओं की स्थापना की तरफ ले जा सकते हैं। वरना जड़ों को छोड़कर पत्तियां पीटने का काम तो काफ़ी समय से जारी है। देखिए, यहाँ पर हमें संस्थाओं को दोष देने से बाद आकर खुद को सुधारना होगा, खुद की गिरेबान में झांकनी होगी। यही कदम हमें जिम्मेदार लोकतांत्रिक संस्थाओं की स्थापना की तरफ ले जा सकते हैं। वरना जड़ों को छोड़कर पत्तियां पीटने का काम तो काफ़ी समय से जारी है। देखिए, यहाँ पे एक खास बात का आरक्षण राजनीति एवं शक्ति संपन्नीकरण की बात यहाँ पर करते हैं। आरक्षण राजनीति एवं शक्ति संपन्नीकरण। देखिए यहाँ पर क्या संविधान अंगीकार किए जाते हैं। डॉक्टर अम्बेडकर ने भारतीय समाज की सामाजिक आर्थिक विषमताओं को लेकर सवाल उठाया था। जनवरी की 26 तारीख को हम अंत विरोधों के युग में प्रवेश करेंगे। राजनीति समता, सामाजिक आर्थिक जीवन में विषमता होगी। देखिए, राजनीति में हम एक व्यक्ति की कीमत एक वोट के आधार पर आंकेंगे, लेकिन सामाजिक और आर्थिक जगत में विषमतामूलक संरचनाओं के कारण हम एक व्यक्ति एक मूल्य के वसूल को नकारना जारी रखेंगे। अंत विरोधों की इस गिरफ्त में हम कब तक फंसे रहेंगे? सामाजिक और आर्थिक क्षेत्र में हम समता को कब तक ठुकराते रहेंगे? अगर हम
अगर हमने लंबे अरसे तक समता को स्वीकार करना जारी रखा तो इसका नतीजा हमारे राजनीतिक लोकतंत्र के संकटग्रस्त होने में ही निकलेगा। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट खंड 10 ऑफिशियल रिपोर्ट के अनुसार यहाँ पे देखिए कहा गया। डॉक्टर अम्बेडकर ये अंदेशा वाकई सच हो सकता है, हो सकता था। देखिए डॉक्टर अम्बेडकर का ये अंदेशा वाकई सच हो सकता था अगर समाज के दबे कुचले उपेक्षित समुदाय का दमन चक्र जारी ही रहता। देखिए जारी ही रहता। उन्हें ऊपर उठने का तथा अपने स्तर के समानीकरण का विशिष्ट अवसर नहीं प्रदान किया जाता। इतिहास ने सामाजिक विषमताओं से उपजी कई क्रांतियां देखी है, चाहे वो फ्रांस की राजक्रांति हो अथवा रूस की क्रांति, अमेरिका का गृह युद्ध हो या देखिए अमेरिका गृह युद्ध हो या चीन की क्रांति। प्रथम विद्रोह की पृष्ठभूमि में सामाजिक विषमताओं से उत्पन्न असंतोष की बड़ी भूमिका रही है। यदि स्वतंत्रता पश्चात भारत को उपेक्षित समुदाय को विशेष अधिकार नहीं दिए जाते तो संभवतः भारत में भी गृह युद्ध जैसी स्थिति उत्पन्न हो सकती थी। देखिए भारत का राजनीतिक लोकतंत्र भी संकटग्रस्त हो सकता था। इसी कारण हमारे देश के नीति नियंताओं उन दमित पिछड़े उपेक्षित अल्पसंख्यक समुदायों के उत्थान के लिए उन्हें कुछ विशेष अधिकार तथा सुविधाओं का प्रावधान किया, जिसे संवैधानिक शब्दावली में सामाजिक न्याय का नाम दिया गया। देखिए सामाजिक न्याय का नाम दिया। इस सामाजिक न्याय को आम भाषा में हम आरक्षण की नीति कहते हैं। अतः आरक्षण की नीति उपेक्षित समुदायों को मिली हुई कोई खैरात नहीं है, न उन पर किया हुआ कोई एहसान है, ना ही उन पर किया हुआ कोई एहसान है। ये उनका जायज़ हक है। जिन समुदाय को सदियों से दबाया गया, समाज के सारे निम्न कार्यों का ठेका जिनके सर पर डाला गया। वेद ग्रंथों देखिए यहाँ पर क्या वेद ग्रंथों में जिन्हें हाशिए पर भी जगह नहीं मिली, ऐसे दैत्य समुदायों को ऊपर उठाने के लिए उन्हें कुछ विशिष्ट सुविधाओं का सहारा दिया जाना ही चाहिए था। देखिए गांधी तक तुलसी के रामराज। गांधी तथा तुलसी के रामराज की वह संकल्पना जिस पर शंभु वध की कालिक पुत्री हो हमारे गौरवमय इतिहास का सर जहाँ अस्पृश्यता भेदभाव जैसे कलंकों से सिया हो, वैसे इतिहास को अपनी भूलों को सुधारने के लिए उन दलित वर्गों को आरक्षण की सुविधा देना वाजिब है। ये उनका जायज़ हक है। इस संदर्भ मुझे जनाब बशीर बद्र के वे अशआर याद आते हैं। ये फूल मुझे कोई विरासत में नहीं मिले हैं, तुमने मेरे कांटों भरा बिस्तर नहीं देखा है। यह फूल मुझे कोई विरासत में नहीं मिले हैं, तुमने मेरा कांटों भरा बिस्तर नहीं। इसको हम देखिए अगर हम अपनी भाषा में बोले तो एक जैसे कि होता है यहाँ ये शायरी जो आप सुने वो कोई हमने यूँ नहीं बोले हैं, इसके लिए कई किताब पढ़ने पड़े हैं। ठीक है, जैसे कि आपके यहाँ देखिए वैसे भारत में आरक्षण की बात कोई नहीं है। स्वतंत्रता से पूर्व भी विभिन्न समय में विभिन्न प्रकार के आरक्षण प्रदान किए गए थे। 19वीं शताब्दी के अंत में सर्वप्रथम आरक्षण की मांग दक्षिण भारत में शुरू हुई। 1895 में सर्वप्रथम मैसूर राज ने मिलर कमीशन का गठन किया था। उसकी अनुशंसा पर सरकारी नौकरी एवं शिक्षा में कुछ पद पिछड़ी जातियों के आरक्षित किए। 1901 में महाराष्ट्र की सामंती रियासत कोल्हापुर में साहू महाराज द्वारा आरक्षण। हाँ यहाँ देखिए वैसे भारत में आरक्षण की बात कोई नई नहीं है। स्वतंत्रता से पूर्व भी एक यहाँ देखिए क्या एक महाराष्ट्र सरकार के बारे में कहीं पढ़ रहे थे यार, उसमें हाँ वैसे भारत में आरक्षण की बात कोई नई नहीं है। स्वतंत्रता से पूर्व ही विभिन्न समय में विभिन्न प्रकार के आरक्षण प्रदान किए गए हैं। 19वीं शताब्दी के अंत में सर्वप्रथम आरक्षण की मांग दक्षिण भारत में शुरू हुई। 1895 में सर्वप्रथम मैसूर राज ने मिलर कमीशन का गठन किया था तथा उसकी अनुशंसा पर सरकारी नौकरी एवं शिक्षा में कुछ पद पिछड़ी जातियों के आरक्षित किए। 1901 में महाराष्ट्र की सामंती रियासत कोल्हापुर में साहू महाराज द्वारा आरक्षण शुरू किया गया। 1921 में मद्रास प्रेसिडेंसी ने सरकारी नौकरियों आरक्षण की व्यवस्था की। 1928 में बॉम्बे सरकार ने एक कमीशन गठित किया जिसने पिछड़ी जातियों को 3 श्रेणी में बांटा: आदिम, दलित तथा पिछड़ी जातियाँ। 1929 में इतिहास प्रसिद्ध साइमन कमीशन ने आदिम जाति देखिए यहाँ पर क्या आदिम जाति को अनुसूचित जाति ST तथा दलित तथा हरिजनों को अनुसूचित जाति SC नाम सम्मिलित किया।
किया। इसी नाम को स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात संविधान सभा ने भी स्वीकार किया। 1920 के दशक में सर्वप्रथम 1920 के दशक में 1920 के दशक में स्वतंत्रता 1920 के दशक में स्वतंत्रता 1920 के दशक में आपको सर्वप्रथम राजनीतिक आरक्षण की मांग डॉक्टर अम्बेडकर ने प्रारंभ की। उन्होंने बॉम्बे काउंसिल में 22/140 सीटें दलितों के लिए आरक्षित करने की मांग की। 1935 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पुनः समझौते के अंतर्गत दलित वर्गों के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्र आवंटित किए। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारतीय संविधान में भी समाज के सभी नागरिकों के लिए समान अवसर प्रदान करते हुए सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों का अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति उन्नति के लिए कुछ विशेष धाराएं रखी गई। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 16(4)(a) में सरकारी नौकरियों में पिछड़ों के आरक्षण 16(4)(b) और 16(4)(b) में पिछड़ों के सरकारी नौकरियों में पदोन्नति में आरक्षण। अनुच्छेद 46 में राज्य द्वारा समाज के कमजोर वर्गों की शिक्षा देखिए यहाँ पर क्या शिक्षा इसको यहाँ पर देखिए देखिए यहाँ पर क्या कि आर्थिक हितों को विशेष रूप से देखिए यहाँ पर क्या पदोन्नति में आरक्षण। अनुच्छेद 46 में राज्य द्वारा समाज के कमजोर वर्गों की शिक्षा आर्थिक हितों को विशेष रूप से प्रोत्साहन। अनुच्छेद 330 में देखिए आप अनुच्छेद 330 में आपको लोक सभा में अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के लिए आपको आरक्षण था। अनुच्छेद 332 में विधानसभा में अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया। 1950 अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए क्रमशः 12.5% 5% आरक्षण की व्यवस्था की गई थी, जिसे बढ़ाकर 1960 में क्रमशः 15% 7.5% कर दिया गया। आगे चलकर पिछड़े वर्गों OBCS के लिए भी मांग उठने लगी और सर्वप्रथम 1953 में काका कालेकर की अध्यक्षता में पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन हुआ। पिछड़ा आयोग वर्ग का गठन हुआ। काका कालेकर की अध्यक्षता में पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन 1978 में। देखिए यहाँ पर 1978 में मोरारजी देसाई की सरकार ने द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन BP मंडल की अध्यक्षता में किया और अंततः 7 अगस्त 1990 को मंडल कमीशन की अनुशंसाओं को तत्कालीन प्रधानमंत्री VP सिंह ने स्वीकार कर लिया और इसके आधार पर पिछड़े वर्गों में सरकारी नौकरियों में 27% आरक्षण की व्यवस्था की, जिसमें क्रीमी लेयर में आने वाले OBCs को अपवाद रखा गया। परंतु यह विडंबना ही है कि जिस आरक्षण का उद्देश्य समाज को परंतु यह विडंबना है कि जिस आरक्षण का उद्देश्य समाज के उपेक्षित और दमित समुदाय को समाज की मुख्य धारा से जोड़ना था, समता के मौलिक अधिकारों को समान रूप से जन जन तक पहुंचाना था, वह उद्देश्य दलगत राजनीतिक हाथों में पड़कर कुत्सित हो गया। वो आरक्षण की नीति जो परंपरा के घेरों को तोड़ सारी नागरिकता की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम थी। वो आरक्षण की राजनीति में बदल गई। आरक्षण के नाम पर जातीय विभाजन और विद्वेष अस्थायी रूप से कायम हो गया। विशेष अवसर के सिद्धांत को राजनीतिक दलों ने वोट बटोरने का जरिया बना लिया। यहाँ पर आरक्षण संबंधित आपको घोषणाएं और चुनावी उद्देश्य से ही की जाती है। ऐसे उन घोषणाओं का अभिष्ट तक पहुँचना हमेशा संदेहास्पद होता है। इसी कारण आपको आरक्षण का प्रावधान जिस उद्देश्य की पूर्ति किया गया था वो आज तक पूर्ण होता नजर नहीं आता। देखिए आरक्षित समुदायों में समुदाय आरक्षण की मलाई मार ले जाते हैं और उपेक्षित वर्ग मुंह ताकते ही रह जाते हैं। कुछ जातियों को पिछड़े वर्ग की सूची में इसलिए नहीं शामिल किया जाता है कि वे पिछड़े और वंचित हैं, बल्कि उनकी शक्ति प्रभावशीलता और बड़े वोट बैंक को देखते हुए राजनेता को ऐसा करना पड़ता है। इसे देखते हुए एक बार सर्वोच्च न्यायालय ने कार्यपालिका को स्पष्ट निर्देश भी दिया था कि वह बराबर नजर रखे कि आरक्षण का वास्तविक लाभ किसे मिल रहा है। करूपन मामले में स्वयं सर्वोच्च न्यायालय ने ही कहा था कि आरक्षण किसी के निहित स्वार्थ के लिए नहीं होना चाहिए। शोषित कर्मचारी संघ मामले में न्यायालय ने कहा था कि आरक्षण नीति की सफलता की कसौटी ये हुआ कि कितनी जल्दी आरक्षण की आवश्यकता को समाप्त किया जा सकता है। बसंत कुमार मामले तत्कालीन प्रधान न्यायाधीश YV चंद्रचूड़ ने सुझाव दिया था कि सेवा योजन शिक्षा विधायी संस्था में लागू आरक्षण नीति को हर 5 वर्ष
वर्ष में एक बार समीक्षा की जानी चाहिए। परंतु कहीं न कहीं राजनेता इन सुझावों और आदेशों को अपने हिसाब से व्याख्या कर आरक्षण को लेकर अपना स्वार्थ साधते रहते हैं। साथ ही वीपी सिंह ने देखिए वीपी सिंह ने ही जब पिछड़े वर्ग के आरक्षण को लेकर मंडल कमीशन की रिपोर्ट लागू की थी, तब उनकी मंशा क्या राजनीति प्रेरित नहीं थी, और या फिर वर्तमान में महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के पहले सरकारी नौकरियों में और सरकारी नौकरी और शिक्षण संस्थाओं में मराठा समुदाय को 16% और मुस्लिम समुदाय के लिए 5% विशेष आरक्षण का फैसला क्या चुनावी मोहरा ना समझा जाए। चाहे अभी हाल में बिहार विधानसभा चुनाव के पहले गरीब सवर्णों को आरक्षण देने की घोषणा की बात क्यों ना हो। इन आरक्षण संबंधी घोषणाओं का उद्देश्य वंचितों का हित देखना कम होता है और राजनीति प्रेरित अधिक होता है। वर्षों चले आर्य जाट गुर्जर मीणा आदि समुदाय के आरक्षण पर विवाद हाल में गुजरात के पटेल समुदाय आरक्षण को लेकर कराता विवाद इसी राजनीति से प्रेरित है। इसमें कोई दो राय नहीं कि आज आरक्षण का मुद्दा पिछड़ों और वंचितों के सशक्तिकरण पर कम और राजनीति प्रेरित अधिक रह गया है। पिछले 68 वर्षों में आरक्षण का जितना लाभ वंचितों को मिलना चाहिए वह अनुपात अत्यंत कम है। फिर भी ऐसा नहीं है कि आरक्षण की नीति बिल्कुल निकृष्ट साबित। इससे न केवल दलितों, आदिवासियों और पिछड़ों को बल्कि पूरे राष्ट्र को लाभ प्राप्त हुआ है। आरक्षण ने भारतीय मध्यम वर्ग की प्रकृति और संरचना बदल डाली है। आज़ादी के समय भारतीय मध्यम वर्ग एक जाति सारी की छोटी सी समाजी संरचना थी। इसके प्राय सदस्य अंग्रेजी शिक्षित शहरी और द्विज होते थे देखिए। परंतु आरक्षण के कारण अब निचली जातियों काफी सदस्यों ने मध्यम वर्ग में प्रवेश पा लिया था। अध्ययन पीठ का अध्ययन दिखाता है कि भारतीय मध्यम वर्ग में आरक्षण से लाभान्वित तो दूसरी और तीसरी पीढ़ी के लोग शामिल हैं। जाति पर देखिए आपको जाति प्रथा और उससे संबंधित अस्पृश्यता भेदभाव जैसी अवधारणा जिसकी जड़ भारतीय समाज में गहरी थी, आरक्षण उन जड़ों को भी बहुत हद तक झकझोरा है। आरक्षण ने भारतीय राजनीतिक व्यवस्था पर भी गहरा असर डाला है। शैक्षिक और व्यवसायगत अवसरों की उपलब्धि उत्पीड़ित समुदाय में एक नए राजनीतिक नेतृत्व को जन्म दिया है। उत्तर प्रदेश की ताकतवर पार्टी बहुजन समाज पार्टी, बिहार में जीतन राम मांझी के नेतृत्व बनी हिंदुस्तान अवाम मोर्चा पार्टी दलितों पिछड़ों के सशक्तिकरण और राजनीतिक जागृति की सूचक है। इसके अलावा कई राज्यों एवं केंद्र की राजनीति में भी पिछड़े और दलितों की भागीदारी कहीं न कहीं इनके शक्ति संपन्नीकरण को सूचित करती है। हालांकि आज भी नौकरशाही एवं बड़े पदों पर उनकी संख्या कम है, परंतु धीरे धीरे प्रतिवर्ष उनकी संख्या में इजाफा भी देखने को मिलता है। परंतु आरक्षण का लाभ सभी वंचित समुदाय समान रूप से नहीं उठा पा रहे हैं। आज भी प्राय जनजातियां जैसे संथाल, भील, कोल, भूटिया आदि उसी अवस्था में जीवन यापन करने को मजबूर है जैसे इनके पूर्वज अपना जीवन गुजार दिया। कई बार विभिन्न पदों पर कॉलेजों में इनकी आरक्षित सीटें खाली तक जाती है। आज भी इनमें जागरूकता की अत्यंत कमी है। ऐसे में इनके आरक्षण का लाभ उन समुदायों की कोटि में घुसे हुए अगले वर्ग उठा लेते हैं। राजनीति से प्रेरित होकर कुछ सामाजिक आर्थिक रूप से संपन्न वर्गों को भी आरक्षित श्रेणी में डाल दिया जाता है, क्योंकि ये वर्ग संख्या बल में संपन्न होते हैं और ये बड़े वोट बैंक का काम करते हैं। इसका सबसे बड़ा दुष्प्रभाव उन वर्गों पर पड़ता है जो वास्तविक रूप से आरक्षण के हकदार हैं, और इसके अलावा वैसे गरीब सवर्ण जो योग हैं उन पर भी इसका सीधा दुष्प्रभाव पड़ता है। दिल्ली और राजस्थान के जाटों को इसके उदाहरण के रूप में लिया जा सकता है। इन दोनों जगहों के जाटों को पिछड़ा वर्ग श्रेणी में शामिल कर लिया गया है, जबकि राजस्थान के जाटों में सभी पे पिछड़े नहीं है। वहाँ तो जाटों के राज परिवार और राजवंश तक है। दिल्ली के जाटों की आर्थिक सामाजिक स्थिति भी बेहतर है। साथ ही अब वर्तमान में चल रहे गुर्जर या पटेल समुदाय के आरक्षण के मामले को देखें तो यह मामला भी उसी प्रकार बेबुनियाद साबित होता है। आरक्षण को लेकर मचाई जा रही ऐसी हायतोबा दरअसल न सिर्फ आरक्षण की मूल भावना को नुकसान पहुंचाती है, बल्कि राष्ट्र और समाज के हितों के भी खिलाफ है। देखिए, जरूरत है कि आरक्षण के पुराने मानकों को बदला जाए। इस संदर्भ में सबसे ज़्यादा चर्चा जिस बात की जाती है वह है आरक्षण का पैमाना आर्थिक आधार पर तय हो। लेकिन यह सिद्धांत भी एकांगी और इस पर काफ़ी समय से बहस होती आई है कि जिस समय संविधान के अनुच्छेद 15 की धारा में संशोधन के सवाल पर बहस हो रही थी, उसी समय देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि सामाजिक पिछड़ेपन को आर्थिक पिछड़ेपन से प्रतिस्थापित नहीं किया जा सकता। नेहरू का तर्क था कि भारत में पिछड़ेपन की प्रकृति सामाजिक है और उसका ताल्लुक समूह और समुदायों से है जिनके साथ अतीत
अतीत में नाइंसाफियाँ होती रही है। डॉक्टर अम्बेडकर ने इसी बात को और सीधे शब्दों में कहा कि अन्य पिछड़े वर्ग दरअसल एक आर्थिक वर्ग ना होकर जातियों का एक संग्रह है। संविधान भी इस मामले देखिए संविधान भी इस मामले में पूरी तरह स्पष्ट है। पिछड़ेपन का आधार आर्थिक है। पिछड़ेपन का आधार आर्थिक नहीं बल्कि अनिवार्यतः सामाजिक ही होने चाहिए। संविधान देखिए संविधान सामाजिक न्याय का अंत संविधान सामाजिक न्याय का संबंध गरीबी से नहीं जोड़ता, परंतु आरक्षण का आधार सिर्फ सामाजिक मान लेने से भी समस्याएं आती रही है। जिन्हें आरक्षण का लाभ मिलना चाहिए उन्हें मिल नहीं पाता, और जिन्हें इसकी कोई जरूरत नहीं है वे इसका लाभ उठा रहे हैं। ये देखिए इसका मध्यम मार्ग तरीका यह हो सकता है कि आरक्षण के यह हो ये देखिए यह हो सकता है कि आरक्षण के यहाँ पर यह हो सकता है कि इसका इसका आरक्षण के लिए सामाजिक आर्थिक दोनों मानदंडों को आधार बनाया जाए। वैसे समुदायों को एक चिन्हित किया जाए जिन्हें अब आरक्षण की कोई आवश्यकता नहीं रह गई है, उन्हें इस सुविधा से वंचित किया जाए ताकि जरूरतमंद लोगों को इसका लाभ मिल सके। साथ ही आरक्षण प्राप्त जातीय समुदाय के अंदर आरक्षण मिलने लायक लोगों की पहचान के लिए भी आमदनी, शिक्षा और व्यवसाय आदि के मानक बनाए जा सकते हैं। दलित और आदिवासियों को आरक्षण के लिए दलित होना ही काफी है, उनके लिए किसी और मानक की आवश्यकता नहीं है। ये वे देखिए वे आज भी बड़े पद मंत्रालय प्राप्त कर लेने के बावजूद भी उत्पीड़ित रह जाते हैं। इन्हें पराय दफ्तरों में सामाजिक मंचों भेदभाव और अत्याचारों का शिकार होना पड़ता है। इसके अलावा आरक्षण की नीतियों में सुधार के लिए ये बातें भी खूब चर्चा में आती है कि नौकरियों में आरक्षण की बजाय हमें दलितों पर, आदिवासी और पिछड़ों की शिक्षा की व्यवस्था करने पर जोर देना चाहिए, ताकि वे समान श्रेणी के उम्मीदवारों से समान स्तर पर मुकाबला करने की पात्रता हासिल कर सके। ये बातें बिल्कुल हवाई है। भारत आज़ादी के 68 वर्षों बाद भी प्राथमिक शिक्षा की सुव्यवस्था नहीं तैयार कर पाया। इसके पीछे कहीं ना कहीं वे लोग ही हैं जो पैसे के दम पर निजी संस्थानों में शिक्षा प्राप्त कर आगे बढ़ते रहे। निचली जातियों के बच्चे को सरकारी स्कूल में शिक्षा के नाम पर ऐसी कैसी शिक्षा मिलती है, यह किसी छुपा नहीं है। ऐसे में ये बच्चे क्या कभी अभिजात वर्ग के बच्चों से प्रतिस्पर्धा कर सकते हैं? क्या कर सकने में सक्षम होंगे? आज देखिए अतः वंचित और समाजों के सबसे पिछड़े पायदान पर रहने वाले वर्गों को आरक्षण दिया जाना चाहिए। सभी लोकतांत्रिक देशों में समाज के दबे कुचले वर्गों को मुख्य धारा में लाने के लिए विशेष प्रयास किए जाते हैं। अमेरिका में अश्वेतों के लिए अफर्मेटिव एक्शन चलता है। दक्षिण अफ्रीका की क्रिकेट टीम तक में अश्वेतों के आरक्षण की नीति अतः आरक्षण को खारिज करने का प्रश्न ही नहीं उठता, परंतु इसके मानकों पर पुनर्विचार की आवश्यकता है। सरकार और संसद दलगत राजनीति से ऊपर उठकर आरक्षण की नीति पर गहन मनन करे और आरक्षित समुदाय का पूर्ण मूल्यांकन हो तथा आरक्षण के सिर्फ सामाजिक ही नहीं बल्कि सामाजिक तथा आर्थिक दोनों मानकों को सम्यक रूप से अपनाया जाए, तभी जाकर आरक्षण का समुचित लाभ जरूरतमंद लोगों को मिल जाएगा। अभी हम देखिए खास बात देखिए यहाँ पर क्या न्यायपालिका और मीडिया क्या इनका जरूरत से ज़्यादा सक्रिय होना लोकतंत्र के उचित होगा। इसमें देखिए यहाँ पर क्या हर लोकतांत्रिक देश में खासकर जहाँ संसदीय लोकतंत्र अपनाया गया, लोकतंत्र के चार खंभे कार्यरत होते हैं। न्याय व्यवस्थापिका काम जनता के हित के लिए कानून बनाना, कार्यपालिका काम कानून और नीतियों लागू करना, न्यायपालिका काम आपको संविधान की रक्षा करना था, कानून के अनुसार न्याय सुनिश्चित करना था, मीडिया काम जनता के हित में उनके अधिकारों के लिए सूचनाएं सार्वजनिक करना होता है। इधर इस बात की खूब चर्चा हो रही है कि लोकतंत्र के तीसरे और चौथे खंभे अति सक्रिय जरूरत से ज़्यादा सक्रिय हो रहे हैं, जिससे लोकतंत्र में असहज स्थिति उत्पन्न हो रही और इससे व्यवस्थापिका कार्यपालिका न्यायपालिका के कार्यपालन में दिक्कत आ रही और एक असंतुलन पैदा हो रहा है। देखिए कुछ लोग इस तरह की प्रवृत्ति को लोकतंत्र के लिए अशुभ संकेत बता रहे हैं। ये देखिए वे यह भी सलाह दे रहे हैं कि लोकतंत्र के सभी स्तंभों को अपनी अपनी सीमा में रहना चाहिए तथा एक दूसरे के कार्यों में अवांछित हस्तक्षेप से बचना चाहिए। पर अगर हम मामले की तह में जाएं तो पाएंगे कि न्यायिक सक्रियता और मीडिया की सक्रियता के मायने अलग अलग हैं। न्यायिक सक्रियता अमूमन लोकतंत्र को मजबूत करने के उदाहरणों के रूप में सामने आ रहे हैं, तो मीडिया की अति सक्रियता लोकतंत्र के कुछ असफल अध्यायों का ही एक अंश भर है। जाहिर है कि ये दोनों अलग अलग मामले हैं, अतः उन पर अलग अलग ही विचार किए जाना चाहिए। अब यहाँ पर आगे देखिए जो कहा गया है, वस्तुतः न्यायपालिका हमारे संविधान के संरक्षक है। जब वो हमारा काम कड़ाई के साथ करने लगती है तो कहा जाने लगता है कि न्यायालय तो अधिक सक्रिय हो रहा है, जबकि इन मामलों में न्यायालयों ने कार्यपालिका के विलम्ब को रेखांकित भी किया है। न्यायिक सक्रियता जिससे पदबंध से अर्थ भी निकलता है कि न्यायपालिका को निष्क्रिय रहना चाहिए अथवा इतना सक्रिय नहीं होना चाहिए। न्यायमूर्ति PN भगवती एवं कुलदीप सिंह ने इसे प्रेस द्वारा गढ़ा गया भ्रामक शब्द बताते हैं। एक न्यायाधीश
जैसे एक न्यायाधीश लिखते हैं कि शासन व्यवस्था ढह गई है, लेकिन अदालतों का काम शासन करना नहीं है। लेकिन एक शासन व्यवस्था ढह गई है, एक न्यायाधीश लिखते हैं, यहाँ जो कहा गया थोड़ा सा देखिए, एक न्यायाधीश लिखते हैं शासन व्यवस्था ढह गई, लेकिन अदालतों का काम शासन करना नहीं है। यदि आपको सुशासन चाहिए तो सही सरकार चुने, न्यायपालिका सिर्फ अपने हिस्से का ही काम कर सकती है। यह कथित न्यायिक सक्रियता कार्यकारी भी है और कार्यकारी भी है और वैधानिक भी, पर इसका तात्पर्य न्यायपालिका और न्यायपालिका कार्यरत रहना है, ना कि हस्तक्षेप का। देखिए वह न्यायपालिका ना ही उन देखिए वह मतलब अर्थात न्यायपालिका ना उन अधिकारों को जन्म देगी, देखिए ना उन अधिकारों को जन्म देगी जिनका अस्तित्व नहीं, और ना ही उन कानूनों को बचाएगी जिनको लागू नहीं किया जा सकता। न्यायिक सक्रियता, देखिए न्यायिक सक्रियता, न्यायिक उद्यमशीलता कदापि नहीं है। यह महज अपने नियत कार्यों का निष्ठापूर्वक पालन है, जिसे संविधान ने उसे निर्देशित किया है। देखिए न्यायपालिका सक्रियता द्वारा प्रशासन अपनी भूमिका नहीं तलाशती, बल्कि सरकारी भ्रष्टाचार एवं गैर जवाबदेही की निगरानी करती है, ताकि संविधान के लक्ष्य शासन ढांचे के संरक्षण तथा नागरिक अधिकारों की रक्षा की उसकी भूमिका से न्याय हो सके, उसकी भूमिका से आपको न्याय हो सके। यह अनियंत्रित पक्षपात नहीं, देखिए यह अनियंत्रित पक्षपात नहीं है, बल्कि चेतावनी देने वाली गर्जना भर है। न्यायालय ऐसा विधायक एवं कार्यपालिका की भूमिका को हथियाने के लिए नहीं करते, बल्कि अपने कार्यों की प्रकृति के कारण करते हैं। इसको ज़्यादा न्यायिक जागृति कह सकते हैं। देखिए हालांकि देखा गया कि यह सक्रियता उतना ही भी उदारवादी मूल्यों के अनुसार प्रकट हो सकती है। अनुदारवादी सक्रियता सांसद एवं विधायक का द्वारा पारित उदार नीतियों को अवैध घोषित कर सकती है। बैंकों के राष्ट्रीयकरण से लेकर आरक्षण संबंधी अनेक मामले इस दायरे में आते हैं, जहाँ सक्रियता यथास्थितिवाद को बनाए रखने में दिखाई दी। पर आमतौर पर ऐसे मामलों देखिए यहाँ पर क्या कि पर आमतौर पर ऐसे मामलों को यहाँ एक मिनट कहाँ पर थे, बल्कि देखिए न्यायपालिका पर आमतौर पर ऐसे मामलों को उदारवादी सक्रियता ही काम करती दिखती है। तो जो वितरणात्मक न्याय एवं मानवाधिकार को लागू करने के मामले में आम है। लेकिन न्यायमूर्ति PN भगवती के अनुसार सरकार के प्रत्येक अंग को अपनी शक्तियों की सीमा में रखकर कार्य करना चाहिए, तथा कानून अथवा संविधान द्वारा उन पर आरोपित दायित्वों को पूरा करना चाहिए। आरंभ में समस्या यह थी कि न्यायालय किस तरह कार्यपालिका के क्षेत्र में प्रवेश करके समाज में हो रहे अन्याय तथा शोषण को रोक सकते हैं, और उन दशाओं को उत्पन्न कर सकता है जो व्यक्ति और समाज के विकास के लिए आवश्यक है। इस मामले में बात यह थी कि न्यायालय में केवल वही व्यक्ति मुकदमा कर सकता था जिसके वैधानिक अधिकारों को उल्लंघन हुआ हो, और दूसरा यह कि न्यायालय किसी भी अवैधानिकता, देखिए यहाँ पर दूसरा किसी भी अवैधानिकता के खिलाफ तब तक संज्ञान नहीं लेता था जब तक कि वह मामला औपचारिक रूप से उसके सामने ना आ जाए। इसलिए न्यायपालिका ने अपने पारंपरिक प्रतिबंधों को शिथिल करके कार्यपालिका के कार्यक्षेत्र में दखल दिया, जिसके परिणामस्वरूप न्यायिक सक्रियता की अवधारणा का जन्म हुआ। ऐसा नहीं है कि न्यायपालिका तो ऐसा स्वच्छताई ढंग से किया गया, बल्कि इस सक्रियता का आधार संवैधानिक है। न्यायपालिका ने संविधान के विभिन्न अनुच्छेदों के माध्यम से संबंध स्थापित करके न्यायालय को कार्यपालिका के कार्यपालिका के क्षेत्राधिकार में प्रवेश करने का अवसर प्रदान किया है। लेकिन न्यायालय ने इस दृष्टिकोण का प्रतिपादन किया है कि यदि कार्यपालिका संविधान के अनुच्छेद 14, 19, 21, 32 एवं 32 इत्यादि द्वारा तय किए गए अधिकारों और सिद्धांतों को कार्यान्वित नहीं करती, तो संविधान का संरक्षक होने के नाते न्यायपालिका की दायित्व और अधिकार है कि वो कार्यपालिका को आवश्यक निर्देश दे। 1980 के बाद लगातार शिथिल एवं जड़ता में हस्तक्षेप करते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने महसूस किया कि सार्वजनिक हित की अनेक समस्याएं जिनसे गरीब और अशिक्षित तबके का हित जुड़ा है के खिलाफ आवाज उठाने वाला कोई नहीं है। इसलिए न्यायपालिका ने जनहित के वादे को मान्यता देकर सामाजिक न्याय स्थापित करने में सक्रिय भूमिका अदा की है। ऐसे तमाम मामलों में यहाँ पे एक खास बात देखिए क्या कि इसलिए यहाँ पर क्या कि
इसलिए न्यायपालिका ने जनहित के वादे को मान्यता देकर सामाजिक न्याय स्थापित करने में सक्रिय भूमिका अदा की। ऐसे तमाम मामले, यहाँ देखो क्या, ऐसे तमाम मामले, देखिए ऐसे तमाम मामलों में न्यायालय ने संज्ञान लिया और पीड़ित पक्ष को उसका हक दिलाया जो समाज के दबे कुचले वर्ग से जुड़े थे। जैसे 1982 में, जैसे 1982 में एशियाड वर्कर्स का मामला, 1982 का ही बंधुआ मुक्ति मोर्चा केस आदि। न्यायिक सक्रियता को उत्प्रेरित करने में न्यायालय द्वारा, देखिए न्यायिक, यहाँ पर जो कहा गया, न्यायिक सक्रियता को उत्प्रेरित करने में न्यायालय द्वारा जीवन के अधिकार की व्याख्या संबंधी फैसले ने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। न्यायालय ने स्पष्ट किया कि प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता में जीविकोपार्जन का अधिकार भी शामिल है। जीवन का तात्पर्य सिर्फ भौतिक अस्तित्व ही नहीं, बल्कि एक सम्मानपूर्ण जीवन के साथ आधारभूत जरूरतों पर अधिकार भी शामिल है। न्यायालय ने इस फैसले से चिकित्सा सहायता और स्वास्थ्य अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता मिली है। इसके बाद इसमें पानी तथा हवा का अधिकार भी शामिल हो गया और आम लोगों को प्रदूषण से निजात दिलाने में, और यहाँ क्या पर क्या है, और आम लोगों के प्रदूषण से निजात दिलाने वाले फैसले सामने आए। जस्टिस कुलदीप सिंह ने कहा कि शासन व्यवस्था अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाती है तो शून्य कौन भरेगा। इन मामलों में न्यायिक हस्तक्षेप वैसे कार्यपालिका व्यवस्थापिका कमजोर या गैर जिम्मेदार होने पर संदेह देता है, पर यह कहीं से भी लोकतंत्र का हनन नहीं है। यह सच है कि लोगों ने अपने प्रतिनिधि चुने हैं जो कानून बनाते हैं और लागू करते हैं, पर यदि वे अपने कार्य निष्पादन में शिथिलता बरतते हैं तो संविधान का संरक्षक होने के नाते न्यायालय की जिम्मेदारी है कि वह लोगों के लोकतांत्रिक अधिकार की रक्षा करे। वस्तुतः इससे संविधान एवं लोकतंत्र के दोनों ही मजबूत होते हैं। दोनों आपको मजबूत होते हैं। हमारी, देखिए यहाँ पर क्या, हमारी व्यवस्था न केवल शक्तियों के पृथक्करण बल्कि पृथक्करण के साथ संतुलन पर आधारित है। यह उसी का उदाहरण है जब तक कोई अवांछित हस्तक्षेप सामने नहीं आता है। एक ऐसा अप्रत्याशित मतलब अवांछित तो नहीं कर सकते हैं। फैसला उत्तर प्रदेश में लोकायुक्त की नियुक्ति को लेकर आया। सुप्रीम कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला देते हुए अनुच्छेद 122 की शक्तियों का प्रयोग करते हुए उत्तर प्रदेश के लोकायुक्त की नियुक्ति में हो रही देरी से खीन होकर वीरेंद्र सिंह को लोकायुक्त नियुक्त कर दिया, जबकि राज्य के मुख्य न्यायाधीश उनका विरोध कर रहे थे। ऐसा कदम मुख्यमंत्री, राज्यपाल एवं राज्य के मुख्य न्यायाधीश के बीच बने गतिरोध का उठाया गया। पर संविधान विशेषज्ञ का कहना इस तरह से तो सुप्रीम कोर्ट राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल की नियुक्ति कर सकता है, जो अकल्पनीय है। इस एक मामले को छोड़कर सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसले किए जिसमें 2G से लेकर कोयला आवंटन तक के क्षेत्र शामिल है, जो चुनाव सुधारों के मामले शामिल है। चुनाव सुधार एवं अपराधीकरण पर रोक लगाने का काम कार्यपालिका का था, लेकिन नीति बनाना सरकार का काम है। पर अनिति इसका एक दूसरा पहलू भी है। न्यायपालिका स्वयं को सुधार उतना सक्रिय नहीं दिखता, ना ही भयंकर रूप से बढ़ विचाराधीन मामलों पर, ना ही बगैर सजा के जेलों में पड़े कैदियों पर। न्यायिक नियुक्तियों में भाई भतीजावाद, राजनीतिकों से की गई फिक्सिंग, अंकल जज सिंड्रोम, न्यायपालिका खुद के भ्रष्टाचार पर दशकों से चले मुकदमे पर और ऐसे सैकड़ों जरूरी मामलों पर न्यायालय ने स्वतः संज्ञान नहीं लिया और ना ही सक्रियता दिखाई है। देखिए यहाँ पर क्या न्यायिक नियुक्ति आयोग वाले संविधान संशोधन को निरस्त करके सुप्रीम कोर्ट ने इमरजेंसी के बाद पहली बार एक बड़ा कदम उठाया है। पर यह कदम लोकतांत्रिक तो नहीं कहा जाता, क्योंकि कॉलेजियम प्रणाली एक तरह से विशेषाधिकारी है। न्यायपालिका का आंतरिक सूत्रों का कहना है कि यह कार्यपालिका का न्यायपालिका को पालतू बनाने का प्रयास था। वस्तुतः कुछ लोग भारतीय अर्थव्यवस्था की सुस्ती तक के लिए न्यायालय को दोषी ठहरा रहे हैं। राजनीतिक तबके के कॉलेजियम पर हमला करना वस्तुतः सक्रिय न्यायपालिका के खिलाफ आक्रोश व्यक्त करने का तरीका है। जनता संसद नहीं, संविधान के प्रति जवाबदेह है और हम भी।
जनता संसद नहीं संविधान के प्रति जवाबदेह हैं और हम भी। देखिए रही बात मीडिया की तो विडंबना यह है कि मीडिया को भगवान की भूमिका निभाने के लिए कहा जा रहा है, लेकिन उसे पापी के रूप में दिखाया जा रहा है। व्यवस्था के सभी अंगों की तरह मीडिया में भी लोग हैं और हम उससे अपेक्षा क्यों करते हैं कि वहाँ अतिरिक्त रूप से जिम्मेदार एवं समर्पित लोग रहने चाहिए, जो स्वार्थ हो, बाजारों की मांग एवं व्यक्तिगत लाभों से मुक्त हो। देखिए व्यक्तिगत लाभों से मुक्त हो, यह कुछ ज़्यादा की अपेक्षा है। सवाल यह भी मौजूद है कि जनता क्या देखना चाहती है। जिस चैनल से जनता सबसे अधिक नफरत करती है उन्हें ही सबसे अधिक देखा जाता है। जनता सनसनी देखना चाहती है। सबसे कम सनसनीखेज को सबसे कम दर्शक मिलेंगे। चीखने, ऊंचा बोलने और अति नाटकीय रुझानों को समर्थन मिलता है, क्योंकि दर्शक एवं पाठक का ध्यान बहुत क्षणिक होता जा रहा है। इससे अधिक साहसिक हेडलाइन पर जोर दिया जा रहा है। चैनल अधिक ध्रुवीकृत एवं अतिवादी राय के लिए जोर डाल रहे हैं। मीडिया ट्राई कर रहे हैं, अति सक्रिय हो रहे हैं, टीआरपी के लिए कुछ भी करेगा मैं हो रहे हैं। लेकिन इससे सभी सरकार को कवर करते हुए उनके ऊपर CNN बनने का दबाव होता है। एक दूसरे को पछाड़ने के लिए वे एक दल को लाइव करने की प्रतिस्पर्धा में जुट जाते हैं, चाहे इससे ऑपरेशन सुरक्षा को खतरा ही क्यों ना उत्पन्न हो जाए। मीडिया देखिए यहाँ पर क्या मीडिया की अति सक्रियता के दो अन्य मामले भी चर्चा में है। मीडिया ट्रायल और स्टिंग ऑपरेशन के रूप में पहले मीडिया आपराधिक घटनाओं के तथ्य पर रिपोर्टिंग करती थी, उससे ज़्यादा करने का दाव उसे मीडिया ट्रायल की अवधारणा तक ले आया है। विशेषकर एक दूसरे से आगे निकलने की होड़ में मीडिया सीमा लांघती दिख रही है। परिणामस्वरूप अभियुक्त अदालत में दोषी करार दिए जाने से पहले ही समाज की निगाह में अपराधी साबित हो जाता है। यदि वो अदालत से सम्मान बरी भी हो जाएगा, तभी समाज की निगाहों में वो अपराधी बना ही रहता है। खासकर सोशल मीडिया इस मामले में बेहद गैर जिम्मेदार है। ऐसे कई मामले सामने आए हैं जहां सोशल मीडिया के गैर जिम्मेदार व्यवहार से क्षुब्ध लोगों ने आत्महत्या कर ली है। और यह भेद अनैतिक मीडिया की निष्पक्षता का खंडन करने वाली प्रवृत्ति है। यह न्यायिक अवमानना तो है ही। देखिए न्यायिक अवमानना तो है ही। अपने लौकिक लाभ हो, टीआरपी सदस्य के लिए यह लोगों के साथ अन्याय है। प्रेस आदि का आशा यह नहीं कि उसे किसी की प्रतिष्ठा को नष्ट करने, भरोसा तोड़ने या न्याय की धारा को दूषित करने की आज़ादी मिली हुई है। दहेज के एक मामले में सुप्रीम कोर्ट मीडिया को कई फटकार लगा चुका है, जिसमें पक्षकारों का साक्षात्कार लिया गया एवं तथाकथित विशेषज्ञों की राय को लेकर कंगारू कोर्ट जैसा फैसला भी सुना दिया गया। इस तरह की गतिविधियां मुकदमों के निष्पक्ष विचारण में बाधा बन जाती है, क्योंकि मीडिया अपनी पसंद को जनमत बनाकर थोपती रहती है। इससे अदालतों की वस्तुनिष्ठा को गंभीर चोट पहुंच सकती है। वक्रोक्तिपूर्ण चिल्लाटे, चटपटेपन तथा स्वार्थपूर्ण गठबंधन न्याय प्रक्रिया की ही नहीं नागरिकों की निष्ठा का भी उल्लंघन किया है। प्रेस काउंसिल जैसे नियामक असक्त है और प्रेस की आज़ादी को पुनः परिभाषित करने की बात चली है। खासकर स्टिंग ऑपरेशन के दुरुपयोग पर शीघ्र ही कुछ किया जाना चाहिए। यदि जनता को चुनाव पाने का अधिकार है तो निष्ठा का अधिकार भी देही स्वतंत्रता जुड़ा हुआ है। ऐसे मामले यदि एक को चुनना पड़े तो लोकहित एवं लोक नैतिकता के पक्ष को अवश्य देखा जाना चाहिए। एस्टिंग द्वारा समाज विरोधी गतिविधियों का प्रेस ने पर्दाफाश किया तो क्या प्रेस इस बारे में साधन की पवित्रता को बेमानी मानता है। प्रेस इस बारे में साधन की पवित्रता को बेमानी मानता है, उसके लिए साथ ही महत्वपूर्ण ऐसे कई स्टिंग ऑपरेशन प्रेस द्वारा सामने आए जिनसे सार्वजनिक हित जुड़े हुए थे, पर समाचार एवं सनसनी के संयुक्त उत्पादन पर नियंत्रण के लिए कुछ दखल अवश्य होना चाहिए। यह वह चाहे कानूनी नियमन हो या आत्मनियमन जैसी स्थिति। समस्या मीडिया की सक्रियता या उसके स्वतंत्रता से नहीं, बल्कि समस्या है स्वतंत्रता की दिशाहीनता की और सक्रियता से जुड़े निहित स्वार्थों की। आपातकाल के पश्चात आमतौर पर मीडिया पर लगातार सरकारी नियंत्रण बढ़ा है। इसका सबसे बड़ा कारण है सरकार के हाथ में तरह तरह के अचाबकों का होना। यही मीडिया का लोकतंत्र गंवाने लगता है कि फिर वो आम जनता का सजग प्रहरी होने का स्थान पर दूसरे मसालेदार भूमिका तलाशने लगता है। शुद्ध व्यापारी बन जाता है। जो सक्रियता लोकहित में खर्च होनी थी वह टीआरपी बटोरने में खर्च होने लगती है।
टीआरपी मीडिया देखिए, टीआरपी मीडिया स्वर्ग में सीढ़ियाँ लगवाने लगती है, भूत प्रेतों की नृत्य दिखाने लगती है, बकरी में अल्लाह प्रकट कराते और पीपल में हनुमान। हर चैनल पर अचानक शनि झाड़ते हैं, भाग बताते हैं, भभूत देखते देते देते कवच बांटते, तरह तरह के भेषधारी नजर आने लगते हैं। पर लाखों की संख्या में विदर्भ एवं तेलंगाना में आत्महत्या करे किसानों, सूखा झेले बुंदेलखंड जो तरह तरह की दरारी और व्यवस्था के धक्के सड़े, गन्ने जैसी नकदी फसलों, किसान, पानी, सड़क, बिजली, शिक्षा, स्वास्थ्य, बेरोजगारी, भूखमरी से जूझ रहे भारत के 80 करोड़ लोगों के लिए इनके पास समाचार नहीं होता। आज़ादी की लड़ाई में प्रेस की जुझारू भूमिका से आशा बनी थी कि स्वतंत्रता के बाद भी प्रेस लोकतंत्र का चौथा खंभा बनकर भारतीय जनतंत्र को मजबूत करेगा। देखिए, शुरू में ऐसा होता भी दिखा है। खोजी पत्रकारों, साहसी रिपोर्टरों ने लोकतंत्र को सजग प्रहरी की भूमिका निभाई। देखिए यहाँ पर क्या, वीजी वर्गीस, रामनाथ गोयनका, MP सिंह, राजेंद्र माथुर, HD गौरी, गुरुमूर्ति जैसी अनेक पत्रकारों ने जनता और सरकार के बीच पुल का काम किया, और आईने का भी। लेकिन धीरे धीरे 24/7 पत्रकारिता के दबाव ने पत्रकारिता को मनोरंजन में बदल कर रख दिया। गिने चुने पत्रकार, रिपोर्टर आम जनता की समस्या पर चर्चा करते दिखते हैं, वरना पूरा मीडिया सनसनी, ब्रेकिंग न्यूज तराशता दिखता है। इनकी सबसे बड़ी वजह मीडिया का बड़े घरानों का बंधक होना है। जनसेवा चौथा खंभा जैसी चीज़ें उनके लिए फालतू के जुमले हैं, जिनका बयान एवं सत्ता के समीकरण में कोई मूल्य नहीं है। अब कॉर्पोरेट मीडिया का युग है। वस्तुतः न्यायपालिका में मीडिया की सक्रियता अथवा अति सक्रियता की अलग अलग वजहें और अलग प्रभाव भी है। आमतौर पर न्यायिक सक्रियता लोकतंत्र को मजबूत करती हुई दिखती है। न्यायाधीशों की एलिट पृष्ठभूमि के बावजूद जबकि पत्रकारिता की दिशाहीन सक्रियता लोगों के अंदर उदासीनता एवं चिड़चिड़ापन पैदा कर रही है, तथा लोकतांत्रिक मूल्यों पर खतरा पैदा हो रहा है। यह चिंताजनक है। इस दिशा में मीडिया को सोचने की सख्त जरूरत है। और उम्मीद यही है कि प्रेस का चौथा स्तंभ अपनी खोती जा रही विश्वसनीयता को बहाल करने के समय रहते कुछ ठोस कदम अवश्य करेगा, कुछ ठोस कदम उठाएगा, कुछ ठोस अवश्य करेगा। फिर आपको आगे देखिए कहा गया, देखिए हम क्या हमारी न्याय व्यवस्था सिर्फ सामर्थ्यवान व्यक्तियों के लिए है। देखिए, रामचरितमानस में एक जगह गोस्वामी तुलसीदास ने कहा, सम्राट को नहीं दोष गुसाई। भारत की वर्तमान न्याय व्यवस्था के संदर्भ में यह पंक्तियाँ काफ़ी हद तक प्रासंगिक एवं सटीक प्रतीत होती है। आज भारतीय न्याय व्यवस्था के संदर्भ में यह सवाल बेजा नहीं है, क्या हमारी न्याय व्यवस्था सिर्फ सामर्थ्यवान लोगों के लिए ही है। न्याय की राह देख रहे लंबित मामलों की लंबी फेहरिस्त के साथ हाल के कुछ घटनाक्रमों में इस सवाल को और प्रासंगिक बना दिया है। इस सवाल पर बहस और पुख्ता इसलिए हुई क्योंकि हाल ही में कुछ ऐसे न्यायिक मामले सामने आए जिन्होंने आम जन के बीच इस अवधारणा को और मजबूत किया है कि भारतीय न्याय व्यवस्था रसूखदार लोगों के हाथ की कठपुतली मात्र है। मसलन चर्चित फिल्म अभिनेता सलमान खान को 1998 के जोधपुर में चिकारा संबंधी 2 मामलों में राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा बरी करने का फैसला था। एक अनुवाद निचली अदालत हिट एंड रन केस में मिली 5 साल की कैद के तुरंत बाद उच्च न्यायालय से मिली जमानत का मसला हो, अथवा सत्यम घोटाले में गिरफ्तार रामलिंगा राजू को मिली जमानत, या अन्ना मुद्रुमुक नेत्री जयललिता को उच्च अदालत से मिली आय से अधिक मामले में क्लीन चिट ही क्यों ना हो। इन सभी मामलों ने न्याय व्यवस्था के खिलाफ आमजन में अविश्वास की अवधारणा को और मजबूत किया है। अगर बुनियादी तौर पर देखा है तो किसी भी राज्य के नागरिक को राज्य से 2 प्राथमिक अपेक्षाएं होती है। पहली अपेक्षा त्वरित न्याय की होती है, दूसरी अपेक्षा सुरक्षा की होती है। राज अगर ये दो चीज़ें अपने नागरिकों को मुहैया करा देता है तो असंतोष से जुड़ी तमाम समस्याएं स्वतः समाप्त हो जाती है। इतिहास पर नज़र डालें तो न्याय के अभाव और असुरक्षा की भावना की बेवजह से ही राज्य के खिलाफ नागरिकों के सर्वाधिक विद्रोह की परिस्थितियाँ उत्पन्न हुई है। लिहाजा भारतीय न्याय व्यवस्था के संदर्भ में यह देखना गौरतलब है कि एक राज्य के तौर पर भारत अपनी न्यायिक पारदर्शिता की अवधारणा बना पाने में कितना असफल अथवा सफल हो पाया है। प्राचीन कथानकों में त्रेता युग के राम राज्य की चर्चा अक्सर ही न्याय के नजीर के तौर पर दी जाती है। दरअसल राम राज्य के दौरान न्याय तक सीमित
न्याय तक सीमित ना होकर आम जन की अवधारणा में भी समाहित विषय वस्तु थी। उस दौरान राजा का न्यायप्रिय होना ही पर्याप्त नहीं था, बल्कि उसे न्यायप्रिय दिखने की बुनियादी शर्तों को भी ख्याल रखना था। आज के संदर्भ में विश्वास और पारदर्शिता का संकट न्याय व्यवस्था में सबसे ज़्यादा है। इसमें कोई शक नहीं कि आज नागरिकों में भारत की न्यायिक प्रणाली को लेकर यह भावना बलवती हो रही कि आम नागरिक को न्याय मिलना दूर एवं दुष्कर है, तो वहीं सामर्थ्यवान लोगों को न्याय व्यवस्था में खास तरजीह दी जा रही है। न्याय व्यवस्था के खिलाफ पनप रही इस नकारात्मक भावना का मूल कारण सिर्फ ये नहीं है कि कुछ सामर्थ्यवान को जमानत आसानी से मिल जाती है। इसका मूल कारण यह है कि आम जन के लिए न्यायिक प्रणाली बहुत जटिल हो गई है। भारी संख्या में मुकदमे लंबित है, मामलों का निस्तारण नहीं हो रहा है। स्थिति इतनी जटिल बन चुकी है, बहुत सारे लोग अपने जमानत का अधिकार तक से वंचित हैं। एक आंकड़े की माने तो अभी देश के उच्च और जिला अदालतों में लगभग 3 करोड़ मामले लंबित पड़े हैं और अंजाम की प्रतीक्षा कर ले। अगर न्याय मिलने की गति रही तो आने वाले समय में इनमें और बढ़ोतरी की गुंजाइश है। इतने अधिक मामले लंबित होने का सबसे बड़ा कारण यही है कि आज हमारी न्याय व्यवस्था जजों की किल्लत से जूझ रही है। सबसे छोटी बड़ी अदालतों में जजों की संख्या आवश्यकता से काफ़ी कम है। आज देश के उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों के 250 से ऊपर पद खाली हैं। वहीं निचली अदालतों में ये आंकड़े लगभग 3700 हैं। जिला अदालतों में भी जजों के लगभग 18,000 पद रिक्त हैं। भारत में न्यायिक प्रणाली की इसी लेट लतीफ़ी को इंगित करते हुए दिल्ली उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश AP शाह ने कहा था, अगर ऐसा ही चलता रहा तो लंबित पड़े मामलों को निपटारे में 40 से 50 साल लग जाएंगे। जस्टिस शाह की यह बात थोड़ी अनदेखी भले लगे, मगर यह भारत न्याय व्यवस्था के यथार्थ में बेहद करीब है। इसी अवस्था पर चोट करते महेश अग्रवाल ने लिखा है, हार किसकी और किसकी है फतह, कुछ सोचिए। जंग है ज़्यादा जरूरी या सुलह, कुछ सोचिए। मौन है इंसानियत के कत्ल पर इंसाफ घर, अब कहाँ होगी भला उस पर जिरा, कुछ सोचिए। देखिए यहाँ पर क्या कि हार किसकी और किसकी है फतह, कुछ सोचिए। जंग है ज़्यादा जरूरी या सुलह, कुछ सोचिए। मौन है इंसानियत के कत्ल पर इंसाफ घर, अब कहाँ होगी भला उस पर जिरा, कुछ सोचिए। देखिए इसमें कोई शक नहीं कि भारत में अदालती प्रक्रिया कतिपय कारणों से इतनी जटिल होती गई कि आम आदमी के लिए न्याय मील का पत्थर साबित होने लगा। देखिए बड़े और रसूखदार लोग तो अपने रसूख का इस्तेमाल कर अपने मन माफी वकील आदि कर लेते हैं, लेकिन कोई समान आदि व्यक्ति यह सब कुछ अपने मन मुताबिक नहीं कर सकता। भारतीय न्यायिक प्रणाली में ये देखिए भारतीय न्याय प्रणाली में यह दोष एक दिन या एक रात में नहीं पैदा हुआ, बल्कि इसका बीज अपने शुरुआती दौर में ही हो चुका था। भारतीय न्यायिक ढांचे के तौर पर न्यायपालिका के निर्माण के समय सुप्रीम कोर्ट एवं हाई कोर्ट के रूप में स्वतंत्र एवं निष्पक्ष न्याय के दो स्तंभ तो बनाए गए थे, लेकिन भारतीय सामाजिक परिवेश के अनुरूप कई चीज़ें नहीं की गई। लेकिन न्याय व्यवस्था अंग्रेजी हुकूमत की तरह ही महंगी, जटिल और लंबी खींचने वाली रही। अंग्रेजों ने तो यह दोषपूर्ण न्याय व्यवस्था भारत के कमजोर एवं गरीब तबके का शोषण एवं दमन करने के उद्देश्य से जानबूझकर बनाई थी। लेकिन आज़ाद भारत के हमारे संविधान निर्माताओं ने भी इन दोषों से हमारी न्याय व्यवस्था को पूर्णतः मुक्त क्यों नहीं किया। यह अत्यंत सोचनीय प्रश्न है। इस संविधान में प्रदत्त दोषपूर्ण न्याय व्यवस्था का परिणाम यह हुआ कि आज देश के गरीब अथवा सामान्य आय वाले आम लोगों के न्याय पाना असंभव के समतुल्य हो गया है। कोई आम व्यक्ति भी जब न्याय के लिए अदालत की शरण लेता है तो उसे वकील की फीस समेत अदालती प्रक्रियाओं से यहाँ वहाँ लगने वाले शुल्क आदि तमाम खर्चों के आर्थिक तौर पर तैयार होना पड़ता है, जो गरीब व्यक्तियों के लिए कहीं ऐसे आसान नहीं होता। अंग्रेजियत का असर हमारी न्याय प्रणाली पर कुछ यूँ पड़ा कि आज भी उच्च न्यायिक प्रणाली में भारतीय भाषा को जगह नहीं दी गई, अर्थात कोई आम आदमी अपनी भाषा में न्याय की गुहार तक नहीं लगा सकता। ऐसी स्थिति भला कैसे मान लिया जाए कि व्यावहारिकता में न्यायपालिका की नज़र सबके लिए समान है। सिद्धांतों में भले ही यह कहना ठीक हो कि कानून की नज़र में सभी समान है, लेकिन व्यावहारिकता में ये मामले दोहरे नजर आते हैं। न्यायालय के फैसले पर टिप्पणी करना कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट अधिनियम से खतरे के खिलाफ नहीं है, लिहाजा इस पर बहस होना भी गलत नहीं है। देखिए यहाँ पर क्या इसमें कोई शक नहीं कि जो कानून किसी एक को मुकदमा दर्ज करने का आज़ादी देता है, वही कानून दूसरे पक्ष को जमानत का दावा करने का भी अधिकार देता है। न्यायिक प्रक्रिया में जमानत कोई अनोखी बात भी नहीं है। सलमान खान और राजू को भी जमानत पर रिहा होने का उतना ही अधिकार जितना किसी आम आदमी को। मगर इसी बात को व्यवहारिक मानदंडों पर पलट कर लिखे तो क्या वाकई व्यवहारिकता में किसी आम आदमी को भी जमानत ले लेने का उतना ही अधिकार है जितना कि सलमान खान को मिला है? असल इसका जवाब होगा नहीं। हालांकि कई मामलों यहाँ भी दोहरे मानदंड देखने को मिला है। आज भी देश में भारी संख्या में ऐसे लोग जेलों में बंद हैं जिनकी चार्जशीट दाखिल हो चुकी है, तो वहीं भारी संख्या उनकी भी है जो लंबे समय से बिना आरोप पत्र के ही जेलों में यातना सहने को मजबूर है। वैसे कई ऐसे मामले हुए हैं जिनमें देर से ही सही मगर
मगर कमजोर को भी न्याय मिला है। मसलन पूर्व मुख्यमंत्री एवं कद्दावर नेता नारायण दत्त तिवारी का पिता पुत्र मामला काफी चर्चित रहा। लेकिन ऐसे मामले बहुत लंबे समय बाद निराकरण की स्थिति में आ पाए हैं एवं ऐसे मामलों में की संख्या बहुत कम है। हमें यह बिल्कुल नहीं भूलना चाहिए कि जस्टिस डिलेज इज जस्टिस डिनाइड, ये सब हमारे लचर न्याय प्रणाली के बहुआयामी कमियों के लक्षण भर हैं। उपयुक्त बातों को देखते हुए स्पष्ट है कि भारतीय न्यायतंत्र में कई स्तरों पर सुधार की दरकार है। न्याय प्रणाली को देखिए यहाँ पर क्या है, न्याय प्रणाली को ऐसा बनाने की जरूरत है जिसमें किसी आम अथवा खास को न्याय के लिए रसूख का इस्तेमाल ना करना पड़े और न्याय के मापदंडों पर रसूख जैसे मानदंड कायम ही ना हो सके। ठीक है, और न्याय के मापदंडों पर रसूख जैसे न्याय के मापदंडों पर रसूख जैसे मानदंड कायम नहीं ना हो सके। फिलहाल इस सवाल को सिरे से खारिज नहीं किया जा सकता कि अब भारत में न्याय हासिल करना आम आदमी के किसी सुधार की अपेक्षा ज़्यादा कठिन एवं ध्रुव है। यह ठीक है, देखिए यह ठीक है कि 100 दोषी भले ही छूट जाए, परंतु एक निर्दोष व्यक्ति को सजा नहीं मिलनी चाहिए। लेकिन यह भी सही नहीं है कि न्याय की बाट जोती भोली आंखें कोर्ट कचहरियों के चक्कर काटते ही किसी दिन बंद हो जाएंगे। कचहरी जाना पंक्ति के अंतिम आदमी के लिए अभिशाप ना बने। कचहरी जाना पंक्ति का अंतिम आदमी का कचहरी जाना पंक्ति का अंतिम आदमी के लिए अभिशाप न बने। न्याय व्यवस्था से उम्मीद कर सकते हैं। अंततः बात की समाप्ति कवि कैलाश गौतम की इन पंक्तियों के साथ करते हैं। भले जैसे तैसे गृहस्थी चलाना, भले जाके जंगल में धुनी रवाना, मगर मेरे बेटे कचहरी ना जाना। कचहरी शरीफों की खातिर नहीं है, उसी कसम लो जो हाजिर नहीं है। ठीक है, यहाँ पे कहा गया कि भले जैसे तैसे गृहस्थी चलाना, भले जाके जंगल में धुनी रवाना, मगर मेरे बेटे कचहरी ना जाना। कचहरी शरीफों की खातिर नहीं है, उसी की कसम लो जो हाजिर नहीं है। आपको आगे यहाँ पर देखिए कहा गया, देखिए भ्रष्टाचार चुनौतियाँ एवं समाधान। देखिए 50 साल से अधिक आयु वाले 3 व्यक्तियों को ईश्वर ने दर्शन दिए। इन तीनों इसके बाद हम देख लीजिए, छोड़ दीजिए यहीं पर।